नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। आज से हम लोग सीटेट के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की कक्षाओं को करना आरंभ करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने इसके पाठ्यक्रम को लेकर विस्तार से बात कर ली थी कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है और हमको किस प्रकार से अध्ययन करना है। जो कक्षा कार्यक्रम था वो सारी बातों को लेकर हमने पिछली कक्षा में बात कर ली है। आज से हम विधिवत रूप से अपनी कक्षाओं को आरंभ करेंगे और सबसे पहले जो हमें बात करनी है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को लेकर हम पढ़ना शुरू करेंगे। आपके मन में एक प्रश्न वाजिब ये आया होगा कि हम यहीं से अपनी कक्षाओं का आरंभ क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा भी भाषा वाले भी खंड हैं या पर्यावरण अध्ययन का भी खंड है, गणित वाली भी चीजें हैं, हमने वहां से कक्षाएं आरंभ क्यों नहीं की हैं। तो उसका कारण ये है कि एक तो ऐसी चीजें हैं, जैसे हम कहें कि आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद शिक्षक बनेंगे, यानी कि आप सभी की रुचि किस में है, शिक्षण कार्य में है। ये स्वाभाविक है, ये बातें हमने पहले भी की हैं। तो जब आप शिक्षक बनेंगे तो एक शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है, जैसे जितना आवश्यक शिक्षक के लिए होता है कि शिक्षक को अपने विषय वस्तु के बारे में, जो विषय शिक्षक पढ़ाते हों उस विषय को लेकर जितनी जानकारी शिक्षक से अपेक्षित है। एक तो ये कि अपने विषय पर, जिसको कहते हैं फुल कंट्रोल होना चाहिए, पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ शिक्षक के लिए यह भी आवश्यक है कि शिक्षक जो बातें कक्षा में पढ़ाएं, जो बिंदु विद्यार्थियों को समझाएं, वो बिंदु विद्यार्थियों को आसानी से समझ में भी आए। इसके लिए आवश्यक होता है कि शिक्षक का जो संचार कौशल है, जो संप्रेषण कौशल है, वो भी उत्तम होना चाहिए। ये अपेक्षित है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने देखा भी होगा, अनुभव किया होगा कि कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी किसी विषय पर बहुत अच्छी पकड़ है, मतलब उस विषय के वो विद्वान हैं, किंतु फिर भी विद्यार्थी उनकी बातों को आसानी से समझ नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा होता है। जैसे मैं अगर यह कह दूं कि ऐसा हो सकता है कि कोई किसी विषय के विद्वान जो हैं, उनसे ज्यादा नॉलेज किसी को नहीं है उस विषय के बारे में, वो अच्छे शिक्षक साबित ना हो, ऐसा हो सकता है। और उनकी तुलना में कम ज्ञान रखने वाले उस विषय को लेकर अच्छे शिक्षक साबित हो जाएं, ये भी हो सकता है। कारण क्या है? कारण आएगा, अंतर आएगा संचार कौशल का। अंतर किस चीज का आएगा? संचार कौशल का। कि जो विद्वान है उस विषय के, हो सकता है कि वो अपनी बातें, अपना संदेश, अपनी जानकारी या जो ज्ञान है, जिस अर्थ के साथ में प्रेषित कर रहे हो, विद्यार्थियों तक पहुंचा रहे हो, विद्यार्थी उस अर्थ के साथ उसको ग्रहण करने में सक्षम ना हो, ऐसा हो सकता है। और जिसको थोड़ा सा तुलनात्मक रूप में कम ज्ञान है उस विषय को लेकर, वो अपनी बातों का जो प्रस्तुतिकरण है, अवधारणाओं का, सिद्धांतों का, तथ्यों का जो प्रस्तुतिकरण है विषय वस्तु का, वो बहुत उत्तम करते हो, जिससे विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आ जाता हो। तो यदि शिक्षण के दृष्टिकोण से देखेंगे, अधिगमकर्ता विद्यार्थी के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो बेहतर शिक्षक, उत्तम शिक्षक उनके लिए कौन होगा? जिसकी बातें वो आसानी से समझ पाएंगे। बात समझ पाए? ये तो शिक्षक के लिए आवश्यक बिंदु की बात हो गई। दूसरी बात, आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कि आप 1 से 5 तक और 6 से 8 तक, यदि मैं सीधे कह दूं कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। बिंदु स्पष्ट आसानी से। अब यहां होता क्या है कि अब वो समय नहीं है कि जब शिक्षक विद्यार्थियों को डांटकर या बलपूर्वक या दंड के द्वारा भयभीत करके विद्यार्थियों के मस्तिष्क में सूचनाओं को, तथ्यों को अंकित कर दे। अब जो ये आधुनिक शिक्षा का परिवेश है, ये क्या है? ये विद्यार्थी केंद्रित है। विद्यार्थी केंद्रित है अर्थात विद्यार्थी केंद्र में रहता है। यदि विद्यार्थी को कोई बिंदु आसानी से समझ में आ गया तो शिक्षक अच्छे हैं, विद्यार्थी को समझ में नहीं आया तो शिक्षक ने अच्छे से नहीं पढ़ाया। बिंदु स्पष्ट है, यानी कि विद्यार्थी केंद्र में है। यह ध्यान रखना है कि वर्तमान जो आधुनिक शैक्षिक परिवेश है, ये विद्यार्थी केंद्र में है। इसमें केंद्र में विद्यार्थी रहता है। पहले क्या होता था कि पहले शिक्षक होते थे, नियंत्रक की भूमिका में शिक्षक केंद्र में होते थे। अब जब विद्यार्थी केंद्र में है तो विद्यार्थी को जानना, विद्यार्थी को समझना बेहद आवश्यक है। विद्यार्थी को कैसे समझेंगे, इसीलिए ये बिंदु आपके पाठ्यक्रम में है। यदि हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो एक शिक्षक के लिए इसका अध्ययन करना बेहद आवश्यक है। यहां जब शिक्षा मनोविज्ञान की बात आती है, आप में से जिन्होंने डिप्लोमा किया होगा या जिन्होंने बीएड किया होगा, वो जानते होंगे कि उनको उन कक्षाओं में भी बच्चों के बारे में, कैसे बच्चे को समझना है, ये सारी चीजें उनके विषय में है, उनके सिलेबस में है। यदि मैं मनोविज्ञान की बात कर दूं जैसे, तो मनोविज्ञान आप देखेंगे आपके बीएड में भी है।
यदि डिप्लोमा करते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान वहां भी है। ये होने का कारण क्या है? होने का कारण यही है ताकि आप विद्यार्थियों को समझ पाएं। ये आपके पाठ्यक्रम में किस लिए है? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसके माध्यम से क्या होगा कि आप शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों को समझ पाएगा। जब शिक्षक विद्यार्थियों को समझ पाते हैं, क्योंकि होता क्या है, कक्षा में जो प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है, उस प्रत्यक्ष वार्तालाप के माध्यम से शिक्षक और विद्यार्थी इन दोनों के मध्य एक बॉन्ड का निर्माण होता है, एक मानवीय रिश्ते का निर्माण होता है, हम कहें एक तदनुभूतिक रिश्ते का निर्माण होता है, एम्पैथी होती है, जिसमें शिक्षक बालक की जो अधिगम में आने वाली कठिनाई है उनका अनुभव कर सकता है। बात समझ पा रहे? दो चीजें अलग अलग हैं, एक सिंपैथी है, एक एम्पैथी है। हम एम्पैथी की बात कर रहे हैं, जिसमें दूसरे के कष्ट का जो अनुभव कर लेते हैं, जो दूसरे की वेदना को स्वयं वेदना के स्तर पर जाकर समझ सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं कि भाई विद्यार्थी को अधिगम में क्या कठिनाई आ रही है, इस बात को शिक्षक समझ पाएंगे। बिंदु स्पष्ट है? इसलिए आप देखेंगे कि हम इसमें सबसे पहला बिंदु जो पढ़ते हैं वो क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम। शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम यानी कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसको समझना है हमें। फिर क्या समझना है? अधिगम को समझना है, लर्निंग को समझना है। जब हम लर्निंग की बात करेंगे, अधिगम की बात करेंगे, तो इसमें अधिगम करता जो है यानी कि विद्यार्थी जो है, सीखने वाला जो है, उसके बारे में भी समझना है। बातें समझ पा रहे हैं? तो सीडीपी जिसको हम कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हम यहां से कक्षाएं इसलिए आरंभ कर रहे हैं ताकि आप जितने बिंदुओं का आगे इस कक्षा कार्यक्रम के दौरान अधिगम करेंगे, जितने बिंदु आप सीखेंगे, आप स्वयं को एक शिक्षक के रूप में रखकर चीजें सोच पाए। बातें समझ पा रहे हैं? अब जितनी भी परीक्षाओं का अभी आप पैटर्न देखेंगे, आप पाएंगे कि परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं अब वो अधिकांशतया अब एप्लीकेशन से प्रश्न है, अर्थात वो व्यवहारिक होकर सोचने पर मजबूर करते हैं आपको। यानी कि अब का समय वह समय नहीं है कि आप केवल सैद्धांतिक चीजों को समझकर, या हम ये कहें आप थ्योरेटिकली पढ़कर चीजों को रटकर परीक्षा को पास कर लें। हो भी सकता है, लेकिन आप जब शिक्षक बनना चाहते हैं तो जैसे हम आगे बात करेंगे, एक व्यक्ति आएंगे एनएल पेज, उनके अनुसार क्या है? शिक्षण क्या है? विज्ञान भी है और कला भी है। यहां जो कला वाली बात आ जाएगी, इसलिए कहा जाता है कि शिक्षक उसी को बनना चाहिए जिसको शिक्षण कार्य में रुचि हो, जिसको पढ़ाना अच्छा लगता हो। तो जिसको पढ़ाना अच्छा लगता है वो सारी चीजों को एक शिक्षक के रूप में सोचेगा कि मैं अपने विद्यार्थियों को इस बिंदु को कैसे समझाऊंगा, मैं अपने विद्यार्थी को कैसे समझूंगा। यदि मेरे विद्यार्थी के सामने अधिगम को लेकर, उसकी लर्निंग को लेकर कोई कठिनाई आ रही है तो मैं उस कठिनाई को कैसे दूर करूंगा। बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि बात वही है कि जो शिक्षक है वो भी तो कभी विद्यार्थी था, सास भी कभी बहू थी, वही वाली बात है। तो शिक्षक भी तो विद्यार्थी थे अपने समय में, तो उन शिक्षक के सामने भी लगभग वही कठिनाई रही होंगी, कठिनाइयों का स्वरूप वही रहता है। जैसे आप देखेंगे सबके बचपन में आप पाएंगे सब एक तरह के खेल खेलते हैं, लगभग हर जगह, यानी कि बचपन सबका एक जैसा होता है। ठीक इसी प्रकार से विद्यार्थी जीवन में अधिगम में जो आने वाली कठिनाई है वो भी सबकी लगभग एक जैसी रहती है। बात आसानी से समझ में आ गई? तो हमारे पाठ्यक्रम में ये क्यों लगा हुआ है? क्योंकि इसके माध्यम से हम अधिगमकर्ता को, लर्नर को समझ पाते हैं, लर्नर के मनोविज्ञान को समझ पाते हैं, उसकी साइकोलॉजी को समझ पाते हैं, और ये एक शिक्षक के लिए बेहद आवश्यक होता है। जब शिक्षक अपनी कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों के मनोविज्ञान को समझ लेते हैं तो शिक्षक उन्हें अधिगम की सही दिशा पर ले आते हैं, उनको प्रेरित करने में कामयाब रहते हैं, उनके अधिगम को वास्तविक अधिगम के रूप में परिवर्तित करने में सक्षम रहते हैं। बात समझ पाए? जैसे होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी अधिगम की गलत दिशा पर निकल जाते हैं, यानी कि कई बार ऐसा होता है शिक्षक जो समझाना चाहते हैं विद्यार्थी उस बिंदु को वास्तविक अर्थ के साथ में ग्रहण नहीं कर पाए। कई बार कक्षा में ऐसा होता है, जब आप शिक्षक बनेंगे तो आपको ये व्यवहारिक चीजें समझ में आएंगी कि ऐसा होता है कि शिक्षक ने जो समझाया विद्यार्थी ने वो अर्थ ना ग्रहण करके कुछ और अर्थ ग्रहण कर लिया हो, या विद्यार्थी कक्षा में, जैसे शिक्षक बोलते हैं ना, तुम शारीरिक रूप से तो उपस्थित हो, मानसिक रूप से कक्षा में उपस्थित नहीं हो। तो
उसकी जो कठिनाई है, या जैसे आप देखते होंगे शिक्षक को ये कैसे पता चल जाता है कि यदि मैं कक्षा में कोई प्रश्न पूछता हूं तो कौन विद्यार्थी इसका सही उत्तर दे देगा और कौन विद्यार्थी सही उत्तर नहीं दे पाएगा। आप देखेंगे कि शिक्षक को ये मालूम होता है कि कौन सा विद्यार्थी अपना गृह कार्य करके आया होगा, अपना जो होमवर्क हमने दिया था उसको करके आया होगा, कौन नहीं करके आया होगा। शिक्षक को पता होता है कि कौन विद्यार्थी प्रॉपर यूनिफॉर्म में, प्रॉपर ड्रेस में आया होगा। बात समझ पा रहे हैं? तो ये कैसे पता चलता है? क्योंकि शिक्षक अपनी कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों के मनोविज्ञान को समझते हैं। बिंदु स्पष्ट है? शिक्षक को यह पता चल जाता है, अपनी कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की क्षमता का उनको अनुमान हो जाता है, तो शिक्षक ये जानते हैं कि मेरी कक्षा में उपस्थित कौन सा विद्यार्थी किस प्रकार के प्रश्नों का जवाब दे पाएगा। बातें समझ पाए? आपने देखा होगा कि जैसे आप अपनी कक्षा के, मैं कहता हूं, ब्रिलियंट विद्यार्थी ही रहे होंगे, आप अपने विद्यार्थी के औसत से तो अधिक वाले वर्ग में होंगे। हर कक्षा में जैसे वर्ग होते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का वर्ग होता है जिसमें प्रखर बुद्धि के विद्यार्थी होते हैं, एक औसत बुद्धि के विद्यार्थी होते हैं, एक औसत से कम बुद्धि के विद्यार्थी कक्षा में होते हैं। सामान्यतः ये 3 वर्ग तो विद्यार्थियों के हर कक्षा में उपस्थित होते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप औसत से अधिक वाले वर्ग में होंगे, मेरा यह अनुमान है ऐसा। अब आप सोचिए, जैसे शिक्षक ने प्रश्न पूछा तो विद्यार्थी अपने हैंड रेस करते थे, अपने हाथ उठाते थे, लेकिन शिक्षक को यह मालूम होता था कि कौन विद्यार्थी इस प्रश्न का जवाब दे पाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो शिक्षक क्या करते थे कि उस विद्यार्थी से पूछते थे जिसको लेकर उन्हें यह अनुमान है कि ये शायद इसका जवाब नहीं दे पाएगा। बिंदु स्पष्ट हुआ? शिक्षक को पता है कि कौन इसका सही जवाब दे देगा, तो कई बार यह होता था, जैसे आपको जवाब पता है, आपने भी हाथ उठाया है, शिक्षक ने आपसे नहीं पूछा। बिंदु स्पष्ट है? तो हम इस सीडीपी की कक्षाओं में, पूरी कक्षाओं में क्या होगा, हम विद्यार्थियों को समझ रहे होंगे, विद्यार्थियों के अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को समझेंगे, विद्यार्थी कैसे सीखते हैं, बालक कैसे सीखते हैं, इस बिंदु पर हम विचार कर रहे होंगे। विशेष आवश्यकता वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनको कैसे अधिगम कराना है, उनके अधिगम को वास्तविक अधिगम कैसे बनाना है, एक्चुअल लर्निंग कैसे बनानी है, ये सारे बिंदु हम सीख रहे होंगे। विद्यार्थियों के मनोविज्ञान को समझने के लिए आवश्यक बिंदु जो हैं उनको हम पढ़ रहे होंगे। एक शिक्षक के अच्छा शिक्षक बनने के क्या गुण होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, उनको लेकर हम बात कर रहे होंगे। अधिगम को लेकर हम समझेंगे, फिर अधिगमकर्ता की विशेषताएं क्या होती है उनको लेकर भी हम बात करेंगे। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे शिक्षा, मनोविज्ञान एवं अधिगम से। शिक्षा, मनोविज्ञान एवं अधिगम यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड लर्निंग को लेकर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आवश्यक क्या है कि हमें शिक्षा का क्या अर्थ होता है, शिक्षा का अर्थ पता हो। शिक्षा का अर्थ देखिए, जो शिक्षा का अर्थ हम लेते हैं वो कैसा है। जैसे हम क्या लेते हैं, शिक्षा का अर्थ क्या है कि हमें एक निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ना है, तैयारी करनी है, उस निर्धारित जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसको पूरा कर लेना है, परीक्षा उत्तीर्ण करनी है और अपना जीवन यापन करना है। यह शिक्षा का बहुत संकीर्ण अर्थ है कि शिक्षा क्या है, एक निर्धारित पाठ्यक्रम तो पढ़ना है, उस निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे, उस पर आधारित होने वाली परीक्षा देंगे, उस परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, सफल होंगे और जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे या कोई व्यापार करेंगे। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक कि? लेकिन यह शिक्षा का संकीर्ण अर्थ है। यदि हम शिक्षा के अर्थ को समझेंगे, यदि मैं पहले आपसे कहूं कि संकीर्ण अर्थ में क्या हुआ, शिक्षा का संकीर्ण अर्थ क्या होता है? संकीर्ण अर्थ है कि हमें पढ़ना है और क्या है, एक सीमित पाठ्यक्रम है, सीमित पाठ्यक्रम है। इस सीमित पाठ्यक्रम को पूरा करना है और हम क्या करेंगे, हम नौकरी करेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे, जीवन यापन करेंगे। यह शिक्षा का संकीर्ण अर्थ है। यदि शिक्षा के हम वास्तविक अर्थ को समझें या हम कहें कि हम व्यापक अर्थ में समझें, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? शिक्षा का व्यापक अर्थ है कि एक व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आए, एक व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होना, और ज्ञान में वृद्धि होगी तो उस ज्ञान में होने वाली वृद्धि से क्या होगा, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आएगा। शिक्षा का परम उद्देश्य क्या है?
यदि हम कहें कि शिक्षा, एक व्यक्ति ने शिक्षा प्राप्त की, अधिगम किया, तो वो अपने वास्तविक उद्देश्य में कब फलीभूत होगा? उसका वास्तविक उद्देश्य क्या होगा कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आए। बात समझ पा रहे? जैसे आपने सुना होगा कि ये पढ़ा लिखा अनपढ़ है, ये साक्षर तो है किंतु शिक्षित नहीं है। ये कब कहते हैं? ये तब कहा जाता है जैसे शिक्षा से उस व्यक्ति से जो अपेक्षा थी कि उसके व्यवहार में ये परिवर्तन आना चाहिए। और व्यवहारिक उदाहरण लीजिए, आप घर में देखते होंगे, जैसे छोटे बच्चे घर में हैं, यदि छोटे बच्चे ने किसी बाहर से आए बड़े व्यक्ति को ग्रीटिंग्स नहीं किया, उससे नमस्ते नहीं किए, उनके चरण स्पर्श नहीं किए, तो क्या कहते हैं? या बच्चे ने घर में अपशब्द का प्रयोग किया या अपने से बड़े का अनादर किया, उनकी बात नहीं मानी, रेस्पेक्ट नहीं दी उनको, तो क्या कहते हैं? यही सब सीख रहे हो स्कूल में जाके, विद्यालय में यही सब सीख रहे हो। यानी कि क्या अपेक्षा है? अपेक्षा यह है कि वो विद्यालय जा रहा है, यानी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, ज्ञान ले रहा है, अर्थात उसके व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए। बिंदु स्पष्ट हुआ? तो शिक्षा का व्यापक अर्थ में यदि हम कहेंगे तो क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन आना। जैसे आप सोचिए, एक गांव में, किसी ग्रामीण क्षेत्र में कोई, जैसे आप देखते होंगे खेल दिखाने वाले बच्चे आते हैं, या कोई जो पहले आते थे कि कोई मदारी आया है, कुछ जानवर लिए है, बंदर है, सांप है, कुछ भी है, वो खेल दिखा रहा है, उसके माध्यम से लोगों का मनोरंजन कर रहा है, उसके बदले में उसको कुछ मिल जाएगा इस उम्मीद के साथ में। वहां दो सिनेरियो आप समझिए, दो सिचुएशंस हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जिसको उस खेल को देखकर रस की प्राप्ति हो रही है, आनंद उसको मिल रहा है, उसको मजा आ रहा है उस खेल को देखकर। वहीं दूसरा व्यक्ति है जो उस खेल में जानवर जो वो करतब कर रहा है उसको देखकर उसको चिंता हो गई, उसको देखकर वो टेंशन में आ गया कि ये सब सिखाने के लिए इस बिन बोलते जानवर के ऊपर कितना अत्याचार किया गया होगा। ये अंतर किस चीज का है? ये अंतर शिक्षा का है। बातें समझ पाए? ये अंतर चीजों को देखने के नजरिए का है। तो ये अंतर किस चीज का हुआ? शिक्षा का हुआ, यानी कि उनके व्यवहार में परिवर्तन आया। बातें समझ पा रहे हैं? बच्चा ऊंची रस्सी पर चल रहा है, एक व्यक्ति को देखकर आनंद की प्राप्ति हो रही है, उसको रस प्राप्त हो रहा है कि वाह क्या कमाल कर दिया बच्चे ने, इतनी ऊंची रस्सी पर चल रहा है। दूसरे को देखकर चिंता हो गई कि इसकी स्कूल जाने की उम्र है और ये क्या कर रहा है। बातें समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? तो ये अंतर क्या है? ये अंतर है व्यवहार में हुए उस परिवर्तन का। और ये परिवर्तन कैसे हुआ? तो ये परिवर्तन लाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। बातें समझ पाए? ये गौण उद्देश्य है, ये बहुत संकीर्ण अर्थ में है कि हमें पढ़ना है, पाठ्यक्रम पूरा करना है और हमें नौकरी करनी है, हमें अपना जीवन यापन करना है। ये बहुत संकीर्ण अर्थ है शिक्षा का। बिंदु स्पष्ट हुआ? जब हम व्यापक अर्थ की बात करेंगे तो आप सोचिए, इसी व्यापक अर्थ के अनुसार एक व्यक्ति जीवन भर विद्यार्थी रहता है। एक व्यक्ति जीवन भर विद्यार्थी रहता है, वो अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ चीजें सीखता रहता है, अधिगम करता रहता है। जैसे आप देखते होंगे टीचर्स डे आता है तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर लोगों को पोस्ट करते हुए, व्हाट्सएप पर अपने स्टेटस लगाते हुए कि जिंदगी तुमको भी हैप्पी टीचर्स डे, तुमने भी बहुत कुछ सिखाया है। उसका अर्थ क्या है कि जीवन के जो अनुभव हैं, उन जीवन के अनुभव से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, अर्थात शिक्षा तो वो भी है। भाई आप सोचिए, आप अपने घर में यदि हम कहें कि पिताजी को स्मार्टफोन चलाना नहीं आता और आपने पिताजी को स्मार्टफोन चलाना सिखाया, तो ऐसे में क्या हुआ? आप शिक्षक हो गए और पिताजी क्या हुए? विद्यार्थी हो गए। बात समझ पाए? अगले ही क्षण क्या हुआ कि पिताजी ने अपने जीवन अनुभव से आपको जीवन का कोई ज्ञान दिया, जीवन को लेकर आपको कोई बात बताई। ऐसे में क्या हुआ कि पिताजी शिक्षक हो गए और आप विद्यार्थी हो गए। बिंदु स्पष्ट है? तो व्यापक अर्थ में यदि हम शिक्षा की बात करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जीवन भर विद्यार्थी रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत। आप कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जीवन भर विद्यार्थी रहता है, विद्यार्थी रहता है, जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जब कुछ ना कुछ सीख रहा है अर्थात ज्ञान प्राप्त कर रहा है। बात समझ पाए? अब उसका कोई पाठ्यक्रम नहीं है। आप ऐसे सोचिए कि एक
कोई लड़का है बाइक से जा रहा है, उसकी गति बहुत अधिक है, अधिक स्पीड पे बाइक चला रहा है, बारिश का मौसम है, सड़क गीली है, एक मोड़ से उसको मुड़ना था और बाइक फिसल गई और वो गिर गया, उसको चोट लग गई। अब क्या होगा? उसको यहां से कुछ सीखने को मिलेगा। सीखने को मिलेगा अर्थात अब क्या करेगा कि वो मोड़ पर मुड़ते समय अपनी गति को कम कर लिया करेगा। दूसरा बिंदु क्या ध्यान रखेगा कि यदि बारिश हुई हो और सड़क गीली हो तो बाइक फिसल सकती है, इसलिए हमको गति कम रखनी है। बात स्पष्ट है? जैसे आपने सुना हो कि व्यक्ति ठोकर खाकर सीखता है। ठोकर खाकर सीखने का अर्थ क्या हुआ कि हम किसी सड़क से जा रहे थे, कोई उबड़ खाबड़ सड़क है, रोड है, हम उससे जा रहे हैं, हमको ठोकर लगी, हम गिर गए। हमारा यदि वहीं से अगली बार फिर से जाना होगा तो हम थोड़े सतर्क होकर जाएंगे, अर्थात हमने अपने अनुभव से सीखा, तो वो भी तो ज्ञान प्राप्त करना हुआ, वो भी तो हमने अधिगम किया। उसका कोई निर्धारित निश्चित पाठ्यक्रम तो नहीं है, वो हमारी किसी परीक्षा में आने वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने क्या किया? हमने अधिगम किया, हमने ज्ञान प्राप्त किया, हमने अपने अनुभव से सीखा। बातें स्पष्ट हो गई? हम कहते हैं कि अपनी गलतियों से सीखना। गलतियों से सीखने का अर्थ क्या हुआ कि भाई आपने जो गलती की उससे आपको अनुभव प्राप्त हुआ, आप उससे सीख लो कि भविष्य में वो गलती आप पुनः ना दोहराओ। बात आसानी से समझ आ रही होगी। तो शिक्षा का व्यापक अर्थ में क्या अर्थ हुआ कि वो व्यवहार में परिवर्तन लाती है शिक्षा। एक व्यक्ति जीवन भर अपने, हम कहें कि अपने पूरे जीवन वो विद्यार्थी रहता है, वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है निरंतर। तो यदि मैं ये कह दूं कि शिक्षा हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाती है, परिवर्तन, शिक्षा हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाती है, तो बात एकदम सही है या गलत है? एकदम तार्किक है या अतार्किक है? उचित है बात? आप इस बात से सहमत होंगे। बिंदु स्पष्ट हुआ? आप एकदम उदाहरण वही याद रख लेंगे, जैसे हम कह देते हैं पढ़ा लिखा अनपढ़ है, ये साक्षर तो है किंतु शिक्षित नहीं है। बात समझ पाए? उदाहरण के रूप में आप याद रख लेंगे कि किसी को उस मदारी द्वारा किए जा रहे खेल को देखकर आनंद की प्राप्ति हो सकती है, अच्छा लग सकता है, उसका मनोरंजन हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उस वजह से तनाव में आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये क्या अंतर होगा? ये दोनों की चीजों को देखने के नजरिए का अंतर होगा, ये दोनों के व्यवहार में आए उस परिवर्तन का अंतर होगा। बातें समझ पाए? इतना बिंदु स्पष्ट है? हम क्यों ऐसे, आपने उदाहरण के रूप में आप सोचिए कि आप व्यवहारिक होकर जितना सोचेंगे उतनी आसान चीजें रहेंगी। हम कई बार कहते हैं कि भाई किसी मामले को लेकर घर में कोई सलाह ली जानी है, कोई कार्य किया जाना है, तो जो घर का सबसे शिक्षित बालक होगा उससे पूछ लेते हैं कि भाई इससे पूछ लो। क्यों पूछ लो उससे? क्योंकि इसका देखने का नजरिया, चीजों को समझने का नजरिया अलग होगा, ये मानकर चला जाता है। बातें समझ पाए? अच्छा, शिक्षा से, जैसे जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है उसके अपने कुछ निश्चित निर्धारित लक्ष्य हैं। जैसे आप इन कक्षाओं को कर रहे हैं, आपका कुछ निश्चित निर्धारित लक्ष्य है। आपका क्या लक्ष्य होगा कि हमें ये सारी चीजें समझ में आए, हम परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करें, हम इस परीक्षा को पास कर लें, ये आपका लक्ष्य होगा। एक शिक्षक का लक्ष्य क्या होगा? शिक्षक का लक्ष्य यह होगा कि मेरे सारे विद्यार्थियों का कल्याण हो जाए। साथ ही साथ इन शिक्षक और विद्यार्थियों के साथ साथ समाज की भी कुछ अपेक्षाएं होती हैं। बात समझ पाए? समाज भी कुछ निश्चित निर्धारित व्यवहार की अपेक्षा करता है, एक शिक्षक से भी, एक विद्यार्थी से भी। जब वो वाक्य कहा गया किसी के द्वारा कि तुम स्कूल में जाकर क्या सीख रहे हो, अर्थात उनकी अपेक्षा क्या है विद्यालय से? कि आपके व्यवहार में परिवर्तन आए, आपके मौलिक विचारों का विकास हो, आपके स्वयं के विचारों का विकास हो, आप चीजों को समझने का एक नया नजरिया प्राप्त करें। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? तो क्या कह सकते हैं कि शिक्षा हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाती है। जैसे महात्मा गांधी जी का भी कथन है, गांधी जी का कथन क्या है कि शिक्षा क्या है? शिक्षा का तात्पर्य गांधी जी के अनुसार व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा, इसके तीनों के समुचित विकास से है। अब आप सोचिए कि गांधी जी ने क्या कहा है, शिक्षा का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य व्यक्ति के शरीर,
मन और आत्मा के समुचित विकास से है। समुचित किसके अनुसार? गांधी जी के अनुसार। तो गांधी जी ने भी क्या जीवन यापन वाली बात आई? नहीं। हाँ, लेकिन साथ में हम ये कहें कि वो भी एक उद्देश्य शिक्षा का होता है कि जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर रहा है वो उस शिक्षा के द्वारा कोई व्यापार करे, कोई व्यवसाय करे या कोई भी नौकरी करे, अपना जीवन यापन करे, एक बेहतर जीवन जिए। बात समझ पाए? साथ ही जैसे कहते हैं ना, एक कायदे का इंसान बने। तो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? कि आपके व्यवहार में परिवर्तन आए। बिंदु स्पष्ट हुआ शिक्षा के अर्थ को लेकर। अब शिक्षण के अर्थ की बात करते हैं। शिक्षण का अर्थ, जैसे हमने शिक्षा के अर्थ को लेकर बात कर ली कि संकीर्ण अर्थ क्या हुआ कि जी पढ़ना है, सीमित निर्धारित एक पाठ्यक्रम पूरा करना है, परीक्षा पास करनी है, नौकरी करनी है, जीवन जीना है अपना। बात समझ पाए? जीवन यापन करना है। शिक्षण का क्या अर्थ होगा? शिक्षण का क्या अर्थ हो? जैसे हमने कहा शिक्षण का मतलब सिखाना और अधिगम का मतलब हो गया सीखना। भाई टीच और लर्न ये दोनों आपको समझ में आ रहे होंगे आसानी से। अब यहां जब शिक्षण की बात आएगी तो शिक्षण का मतलब हो जाएगा, जैसे शिक्षण क्या करेगा कि शिक्षण, जैसे हम कहते हैं कि भाई शिक्षण के द्वारा एकता पर बल देता है। शिक्षण एकता पर बल देता है। जो मानवीय मूल्य हैं उन मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देता है। बात समझ पा रहे हैं? तो शिक्षण का अर्थ क्या हुआ ये ध्यान रखेंगे। शिक्षण का अर्थ क्या है कि शिक्षण मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देता है। मूल्यों के विकास पर बल देता है। शिक्षण मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देता है। आप अनुमान करके देखिए, जब हम किसी से बात करते हैं, दो सिनेरियो यहां भी लीजिए, दो स्थितियां यहां भी हैं। एक सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें एक शिक्षित व्यक्ति है, और शिक्षित भी हम ये कहें कि मतलब विद्वान स्तर पर आप उसको मानिए, उसके बात करने के तरीके में, उसके चीजों को प्रस्तुत करने के तरीके में, उसके शब्दों का प्रयोग करने के तरीके में, और एक दूसरा व्यक्ति है जो तुलनात्मक रूप से कम शिक्षित है या अशिक्षित है ऐसे मान लेते हैं, उसके चीजों को समझने और प्रस्तुत करने के तरीके में अंतर होगा। तो यदि हम मानवीय मूल्यों के विकास की बात करें तो यह बिंदु भी कहां जाकर जुड़ जाएगा? यदि और इसकी गहराई में जाए तो क्या होगा? वही जो हमने कहा व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन। तो शिक्षा जो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाती है, उस व्यवहार में हुए परिवर्तन से ही क्या होता है? हमारे जो मानवीय मूल्य हैं उन मानवीय मूल्यों का विकास होता है। मानवीय मूल्यों का विकास होता है। बिंदु स्पष्ट हुआ? अब शिक्षण में यदि शिक्षण की बात आएगी तो शिक्षण में कौन कौन शामिल हो जाएंगे? हम कहें सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन होंगे शिक्षण में? भाई शिक्षक है। एक चर कौन है? शिक्षक है जो स्वतंत्र चर है, अभी आगे बात कर लेंगे। एक चर क्या है? विद्यार्थी है। जो आश्रित चर है, किस पर आश्रित है? शिक्षक पर आश्रित है। एक तीसरा भी चर होता है, हस्तक्षेप चर उसको बोलते हैं। वो क्या होती है? सामग्री है, पाठ्यक्रम है। बात समझ पाए? अब इन दोनों के मध्य यदि हम ये कहें सुचारू रूप से एक शिक्षण कार्य होना है, कक्षा में शिक्षक उपस्थित हैं और कक्षा में उपस्थित शिक्षक को शिक्षण कार्य कराना है जो कि सुचारू रूप से चले, तो इसके लिए आवश्यक क्या है? शिक्षक और विद्यार्थी इन दोनों के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप होना। दोनों के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप होना, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना आवश्यक है। तभी तो कक्षा में जो शिक्षण है, कक्षा में शिक्षण प्रभावी शिक्षण होगा। जैसे शिक्षण कक्षा में कैसे हो सकता है? एक प्रभावी हो सकता है, एक अप्रभावी हो सकता है। अप्रभावी कौन सा होगा? कि जब शिक्षक ने कोई बातें बताई, कोई अवधारणा, कोई सिद्धांत, कोई बिंदु स्पष्ट किया और विद्यार्थियों को वो समझ नहीं आया, तब क्या है? तब ये शिक्षण अप्रभावी हो जाएगा। शुरू वाला बिंदु ध्यान में रखना है, विद्यार्थी केंद्र में है। अब बात समझ पाए? ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि शिक्षक कितने विद्वान हैं। यदि शिक्षक अपनी बातों को विद्यार्थियों को समझाने में असमर्थ हैं तो उनके द्वारा किया गया शिक्षण कार्य प्रभावी नहीं है।
बात स्पष्ट है, एकदम ध्यान में रखना है कि विद्यार्थी केंद्र में है, अब स्टूडेंट सेंट्रिक है। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का, कोई समस्या किसी को नहीं आएगी। तो हमने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या हो जाएगा, शिक्षक और विद्यार्थी इन दोनों के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप होना। इस प्रत्यक्ष वार्तालाप से क्या होगा, प्रत्यक्ष वार्तालाप से शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि का पता चलता है, शिक्षक को विद्यार्थियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का पता चलता है, शिक्षक को विद्यार्थियों के मनोविज्ञान को समझने में आसानी होती है। और जैसे ही शिक्षक ने विद्यार्थियों को समझा, शिक्षक ये जान जाएंगे कि ये विद्यार्थियों के अधिगम को वास्तविक अधिगम में कैसे परिवर्तित करना है। बात समझ पाए? आप सोचिए, आपने ये देखा भी होगा, व्यवहारिक अनुभव भी इसका अपने समय में किया होगा कि शिक्षक क्या करते थे, कक्षा का जो सबसे शरारती बच्चा है, कक्षा का जो सबसे उपद्रवी बच्चा है, जो पूरी कक्षा की व्यवस्था को एकदम अव्यवस्थित कर सकता है, उसको क्या करते थे कि भाई तुम कक्षा मॉनिटर हो, उसके ऊपर जिम्मेदारी दे दी। ये जो निर्णय लिया गया कि कक्षा के सबसे शैतान बच्चे को हम क्या करें, मॉनिटर बना दें, ये कैसे लिया गया निर्णय है, ये तब लिया गया है जब शिक्षक उस बालक के मनोविज्ञान को समझते हैं। बात समझ पा रहे हैं कि यदि कोई और मॉनिटर बनता है तो ये उसकी बातें तो मानेगा नहीं, और जो कक्षा है पूरी कक्षा को ये अव्यवस्थित करने की क्षमता रखता है, बहुत शरारती तत्व है कक्षा का, तो शिक्षक क्या करेंगे, इसी के ऊपर जिम्मेदारी दे देते हैं। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? तो जो सबसे ज्यादा शरारत कर सकता था उसी को कक्षा को शांत रखने की, व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी दी गई, तो क्या होता है, कक्षा व्यवस्थित रहती है। लेकिन ये निर्णय कैसे लिया गया, ये निर्णय तब लिया गया जब शिक्षक बालक के मनोविज्ञान को समझते हैं, बालक की साइकोलॉजी को समझते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? तो शिक्षण में एक बिंदु ये ध्यान रख लेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या हुआ, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप है। प्रत्यक्ष वार्तालाप है। जब शिक्षक विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप होगा तो शिक्षक अपनी कक्षा, जैसे आप देखिए सबसे पहली कक्षा जब शिक्षक लेते हैं विद्यालय में, तो वो विद्यार्थियों से उनका नाम पूछते हैं, विद्यार्थियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये क्या है कि इससे शिक्षक को विद्यार्थियों के मनोविज्ञान को समझने में आसानी होती है। इससे शिक्षक विद्यार्थियों को समझ पाते हैं, उनकी पृष्ठभूमि को समझ पाते हैं, और जैसे जैसे शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य होने वाला जो संप्रेषण है, जो संचार है, जो कम्युनिकेशन है, वो निरंतर कक्षाओं में बढ़ता जाएगा, तो शिक्षक की विद्यार्थियों को लेकर समझ भी बढ़ती जाएगी। शिक्षक, जैसे आप जब शिक्षक बनेंगे तो आपको ये अनुमान होगा, आप व्यावहारिक रूप से इस चीज का अनुभव करेंगे कि जब स्टाफ रूम में शिक्षक बैठते हैं तो वो अपने विद्यार्थियों की सफलता को लेकर आश्वस्त होते हैं कि मेरे ये विद्यार्थी ऐसे हैं जो बहुत उत्तम प्रदर्शन करने वाले हैं परीक्षा में। कारण क्या है, कैसे समझ पाए? क्योंकि उन्होंने अपने विद्यार्थी को समझा है, अपनी कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों को वो समझते हैं। बात आसानी से समझ आ रही होगी। तो ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ प्रत्यक्ष वार्तालाप से। अब इसको प्रत्यक्ष वार्तालाप को कक्षा से इतर लाते हैं, कक्षा से बाहर हम समझते हैं। हमारा जो समाज बनता है, हमारा समाज कैसे बनता है? यदि हम प्रत्यक्ष वार्तालाप किसी से नहीं करेंगे तो क्या समाज का निर्माण होगा? समाज का निर्माण नहीं होगा। जो हमारे मानवीय संबंध हैं, उन मानवीय संबंधों का निर्माण नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं? हम जैसे आप देखते होंगे, कहते हैं कि भाई गांव में समाज होता है, लेकिन शहर में किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है, किसी को किसी की कोई परवाह ही नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि गांव में संचार होता है, संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है दूसरों से, जिससे क्या होता है कि संचार की वजह से मानवीय संबंध बनते हैं, विकसित होते हैं। जबकि शहर में क्या होगा, काम की अपनी सबकी भागदौड़ है, अपने जीवन की सबकी भागदौड़ है, तो उनके पास समय ही नहीं है कि वो किसी से वार्तालाप करें, उनका प्रत्यक्ष संचार किसी से हो, विचारों का आदान प्रदान किसी से हो।
जब विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी, तो संबंध नहीं विकसित होंगे। बिंदु स्पष्ट है? आप सोचिए, आपके कक्षा में जितने विद्यार्थी होते हैं सभी से आपका परिचय होता है, सभी से आपकी पहचान होती है, लेकिन उनमें से आपके घनिष्ठ मित्र कौन बन पाते हैं, कितने बन पाते हैं? तो वो कुछ गिनी चुनी संख्या होती है जो आपके घनिष्ठ मित्र बन पाते हैं। कारण क्या है? कारण है कि आपका घनिष्ठ मित्र वही बनता है जिससे आपके विचारों का आदान प्रदान सर्वाधिक होगा। जिसके साथ आपके विचारों का आदान प्रदान सर्वाधिक होगा, उससे ही आपकी घनिष्ठता होगी, आप उसके ही घनिष्ठ मित्र बनेंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो यहां कक्षा में भी क्या होता है, हमने क्यों कहा यह महत्वपूर्ण तत्व क्या है शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य? प्रत्यक्ष वार्तालाप। क्योंकि इसी प्रत्यक्ष वार्तालाप से शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य एक मानवीय संबंध विकसित होता है, जो हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं। आप याद कीजिए कि आपके भी कोई शिक्षक ऐसे रहे होंगे जिनका आप या तो जिनसे आप अभी भी मिलते होंगे या जिनको आप अभी भी कम से कम याद तो करते ही होंगे। कारण क्या है? कारण है कि आपका उनके साथ एक बॉन्ड विकसित हुआ, आपका उनके साथ एक मानवीय संबंध विकसित हुआ। ये कैसे संभव था? ये संभव हुआ प्रत्यक्ष वार्तालाप से। ये संभव कैसे हुआ? ये संभव हुआ प्रत्यक्ष वार्तालाप से। तो ये ध्यान रखना है कि शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? टीचर और स्टूडेंट के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन। बिंदु स्पष्ट है? अब हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि क्या होता है कि सामाजिक पृष्ठभूमि शिक्षक समझते हैं, विद्यार्थी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को शिक्षक समझते हैं। कैसे समझते हैं? इसी प्रत्यक्ष वार्तालाप से। बात समझ पाए? इसी प्रत्यक्ष वार्तालाप से शिक्षक विद्यार्थी की सामाजिक पृष्ठभूमि को समझते हैं। विद्यार्थी की यहां तक कि आर्थिक पृष्ठभूमि का भी अनुमान शिक्षक को होता है, उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को शिक्षक समझते हैं, बालक के मनोविज्ञान को शिक्षक समझते हैं। बात समझ पाए? शिक्षक कैसे कक्षा में ये कह पाते हैं कि आपको इस बिंदु को समझने में थोड़ी कठिनाई आएगी? शिक्षक के लिए तो सारे बिंदु सरल हैं। शिक्षक के लिए सारे बिंदु सरल हैं। आप देखते होंगे शिक्षक कई बार बहुत मुश्किल सवाल यदि हल करा रहे हैं, कोई बहुत मुश्किल अवधारणा स्पष्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है बहुत जटिल है, लेकिन शिक्षक शुरुआत कैसे करते हैं? अरे बहुत आसान है। इससे क्या होता है? विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ता है, विद्यार्थी प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं कि सरल है। अब वो क्योंकि शिक्षक पर उनका विश्वास भी है। शिक्षक पर विश्वास कैसे बना? प्रत्यक्ष वार्तालाप से बना। एक बॉन्ड निर्मित हुआ, एक मानवीय संबंध बना प्रत्यक्ष वार्तालाप से। तो शिक्षक जो कह रहे हैं सही होगा। बातें समझ पाए आप यहां तक की? तो जिससे विद्यार्थियों का मनोबल बढ़े। लेकिन कई बार शिक्षक क्या करेंगे कि भाई इसको ध्यान से समझना, ये मुश्किल है। तो इससे क्या होता है? विद्यार्थी एकदम अलर्ट हो जाते हैं। शिक्षक को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि शिक्षक अपने विद्यार्थियों के मनोविज्ञान को जानते हैं। उनको ये पता है कि मेरी कक्षा के विद्यार्थी एकदम, यदि कक्षा की अवधि लंबी है तो क्या होता है कि जो विद्यार्थियों की सक्रिय प्रतिभागिता है या जो सहभागिता है, एक्टिव पार्टिसिपेंट, वो नहीं रहते हैं कुछ समय के बाद। इसके पीछे भी मनोविज्ञान है। आप देखते होंगे कि विद्यालयों में जो कालांश है, जो पीरियड का टाइम जो होता है, वो 35-40 मिनट है। जब आप कॉलेज में जाएंगे, जब आप उच्चतर शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनेंगे, तो वहां क्या होता है? 50 मिनट हो जाता है। 50 मिनट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब विद्यार्थी परिपक्व अवस्था में है, वो 50 मिनट तक कंसंट्रेट रह सकता है। लेकिन जो इससे भी लंबी अवधि की कक्षाएं होती हैं, जैसे हम अपनी कक्षाओं की बात करें, सामान्यतः हमारी कक्षाएं होंगी 1.25 घंटे की, 2 घंटे की सामान्यतः। अब यहां क्या होगा कि बीच बीच में, मैं भी बता रहा हूं आपको, ये एकदम चीट कोड मैं आपको दे रहा हूं कि बीच बीच में मैं आपसे ये कह दूंगा कि भाई इसको ध्यान से समझना। यहां से एक प्रश्न आया था, जैसे ही मैंने ये कहा कि इसको ध्यान से समझना, आप एकदम अलर्ट हो जाएंगे। ये महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न बनाता है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, आप एकदम अलर्ट हो जाएंगे। तो आपके अंदर जो ऊर्जा थी, जो धीरे धीरे खत्म हो रही थी या जो सुसुप्त अवस्था में जा रही थी, क्या हुआ? पुनः एकदम नई ऊर्जा का संचार हो गया, नई ऊर्जा का संचार हो गया। तो ये जो प्रत्यक्ष वार्तालाप है, इसको ध्यान रखना है। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? इस प्रत्यक्ष वार्तालाप को एकदम आपको ध्यान रखना है। बातें मेरे द्वारा कही गई आसानी से स्पष्ट होंगी। अब एक बिंदु और समझ लीजिए, एक बिंदु और समझ लीजिए कि जब हम शिक्षण की बात करते हैं तो शिक्षण से क्या होगा? जैसे वो जो हमने बात की थी कि व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली, भाई व्यवहार में परिवर्तन आएगा,
शिक्षण से क्या होगा, व्यवहार में परिवर्तन आएगा। जो विद्यार्थी हैं उनके चीजों को समझने में, उनको चीजों को प्रस्तुत करने का एक नया नजरिया प्राप्त होगा। बात समझ पाए? अर्थात जब पूरे समाज में शिक्षा आ जाएगी, पूरा समाज शिक्षित हो जाएगा, तो सबके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। सबके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, सबके ज्ञान में वृद्धि होगी, तो शिक्षण से क्या होगा, एक ज्ञान आधारित समाज का विकास होगा। एक ज्ञान आधारित समाज का विकास होगा, हाँ कि ना? बात समझ पा रहे हैं? इससे क्या होगा, जब ज्ञान का विकास होगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, ज्ञान आधारित समाज होगा, तो सबके व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा। तो जितना हम समाज में कियोस देखते हैं जो शिक्षा के अभाव की वजह से है, वो भी दूर होगा, वो भी दूर होगा। इसीलिए इसको विद्यालय उपकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसीलिए कि शिक्षण को हमारे समाज में बदलाव लाने के लिए, हमारे समाज में बदलाव लाने के लिए एक विद्यालय उपकरण कहा जाता है। एक विद्यालय उपकरण कहा जाता है समाज में बदलाव लाने के लिए। समाज में कैसे बदलाव आएगा कि यदि हम कह रहे हैं कि सबके चीजों को समझने का एक नया नजरिया प्राप्त हुआ, सबके व्यवहार में परिवर्तन आया, ज्ञान आधारित समाज का विकास हुआ, तो उनके जो मुद्दे हैं, चीजों को समझने का तरीका है, चीजों के ऊपर बात करने का या विचार प्रस्तुत करने का जो तरीका है, उन सब में बदलाव आएगा। उन सभी में बदलाव आएगा तो हम ये कहेंगे ना कि समाज में ज्ञान व्याप्त है, यानी कि एक ज्ञान आधारित समाज है। तो समाज में बदलाव आया, तो समाज में बदलाव लाने के लिए शिक्षण को एक विद्यालय उपकरण कहा जाता है। यह ध्यान रखना है आपको एकदम। बिंदु स्पष्ट हुआ? दूसरी बात वही जो हमने कहा था कि अब आधुनिक जो हमारा शिक्षा का परिवेश है, इस आधुनिक परिवेश में शिक्षण का उद्देश्य ये नहीं है कि आप बलपूर्वक विद्यार्थी को मन में सूचनाएं अंकित करा दें, उसकी स्मृति पर सूचनाएं बैठा दी जाएं जबरदस्ती या भय की वजह से या डरा कर, किसी भी तरीके से बलपूर्वक नहीं। यानी कि अब रटवाना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। रटवाना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि रटवाएंगे तो रटवाने से विद्यार्थी के व्यवहार में तो परिवर्तन नहीं आएगा। बात समझ पा रहे हैं? आप पाएंगे कि बलपूर्वक आप विद्यार्थी को अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बना भी नहीं सकते। और जिसमें कि आयु वर्ग कौन सा है, आप इस आयु वर्ग के अनुसार सोच सकते हैं ना कि अधिकतम इसमें क्या मिलेगा, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे होंगे, 1 से 8 तक की यदि हम बात कर लें। बात समझ पा रहे हैं कि इस आयु वर्ग के जो बच्चे होंगे, जब तक आप उनके मनोविज्ञान को नहीं समझेंगे, यदि वो अड़ गए कि हमें नहीं सीखना है, तो आप नहीं सिखा सकते। वैसे भी यदि कोई विद्यार्थी, उसकी इच्छा शक्ति ऐसी है कि मुझे नहीं सीखना है, तो दुनिया की कोई ताकत उस विद्यार्थी को नहीं सिखा सकती। दुनिया का कोई विद्वान शिक्षक, यदि विद्यार्थी की इच्छा शक्ति अधिगम की है ही नहीं, विद्यार्थी की इच्छा शक्ति सीखने की है ही नहीं, तो दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं सिखा सकती। बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए हमें क्या, हमें उस बालक के अंदर, अधिगमकर्ता के अंदर, विद्यार्थी के अंदर वो इच्छा शक्ति जागृत करनी होती है। शिक्षक का ये कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। कैसे करेंगे इच्छा शक्ति जागृत विद्यार्थी के अंदर? भाई विद्यार्थी के मनोविज्ञान को समझकर, विद्यार्थी को पढ़ाई का महत्व समझाकर, जो पाठ्यक्रम वो पढ़ रहा है उस पाठ्यक्रम का क्या महत्व है ये समझाकर, वो उसके जीवन में कैसे काम आएगा ये समझाकर। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? इतना बिंदु स्पष्ट है? तो हम क्या कहेंगे, हम एक बात ये कह सकते हैं कि शिक्षण का उद्देश्य, शिक्षण का उद्देश्य सिर्फ रटाना, या हम कह दें कि बलपूर्वक ज्ञान को बलपूर्वक मस्तिष्क में बैठाना नहीं है।
ज्ञान को बलपूर्वक बालक के, विद्यार्थी के मस्तिष्क में बैठाना नहीं है। बात स्पष्ट हो गई। विद्यार्थी को अधिगम की प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना है, एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाना है। एक्टिव पार्टिसिपेंट का मतलब हुआ कि वो ध्यानपूर्वक शिक्षक को देख रहा हो, वो ध्यानपूर्वक शिक्षक को सुन रहा हो। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? शिक्षक को कैसे पता चलता है कि ये विद्यार्थी मेरी बातों को नहीं सुन रहा है? आप व्यवहारिक एक उदाहरण लीजिए। कई बार ऐसा होता था कि शिक्षक कोई बिंदु लिखवा रहे हैं। कुछ विषय ऐसे होते थे जिनमें शिक्षक को बहुत ज्यादा लिखवाना पड़ता था। अब शिक्षक लिखवा रहे, लेकिन कक्षा में जो पीछे बैठा विद्यार्थी है वो क्या कर रहा है? कॉपी खोल के पीछे के पेज पर बस पेन चला रहा है, केवल पेन चला रहा है। उसको लग रहा है कि हमारे शिक्षक को तो पता ही नहीं चल रहा, लेकिन शिक्षक को पता चल जाता है। शिक्षक को कैसे पता चलता था? आप हमेशा देखेंगे कि शिक्षक यदि उस बालक को टोक नहीं रहे हैं, इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि शिक्षक को पता नहीं है। शिक्षक को पता है। बालक की जो भावभंगिमाएं हैं, उसके जो फेस के एक्सप्रेशन हैं, उन एक्सप्रेशन को देखकर शिक्षक को मालूम हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं? शिक्षक की, तभी तो शिक्षण को एनएल पेज क्या कहते हैं कि ये कला है। शिक्षण कला है, विज्ञान भी है, कला है। लेकिन बात समझ पाए कैसे? कि शिक्षक अनुभव से वो सारी चीजें सीखते हैं। आप पाएंगे कि जैसे ही शिक्षक को लगता है कि विद्यार्थियों में ऊर्जा खत्म हो रही है, विद्यार्थियों का ध्यान अब एक जगह पर नहीं है, तो विद्यार्थी, शिक्षक क्या करते हैं? इस बिंदु को समझो, यहां से फिर मैं प्रश्न पूछूंगा। एकदम से क्या होता है? विद्यार्थी एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, एकदम से पुनः नई ऊर्जा का संचार होता है, एकदम ध्यान लग जाता है उनका। या शिक्षक ये कह दे कि इस बिंदु को ध्यान से समझ लो, परीक्षा में यहां से प्रश्न आएगा। जैसे ही कहा प्रश्न आएगा, विद्यार्थियों के अंदर एक ऊर्जा का संचार हुआ, विद्यार्थी एक्टिव लिसनर हो गए। अब विद्यार्थी क्या हुआ? शिक्षण अधिगम की जो वो प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है, उसमें वो एक्टिव पार्टिसिपेंट बन गए। ऐसे में उनके द्वारा किया गया अधिगम क्या होगा? वास्तविक अधिगम होगा। बात समझ पाए? शिक्षक को कैसे पता चलता है कि कोई वास्तविक अधिगम कर रहा है, नहीं कर रहा है? कक्षा में कोई मानसिक रूप से उपस्थित है या नहीं है, शिक्षक को पता चलता है जब शिक्षक पूछते हैं कि ये समझ में आया। वो फीडबैक है, प्रतिपुष्टि है कि समझ में आया। अब उसमें कहते हैं कि यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो हाथ उठा लीजिए। अब शिक्षक ने देखा कि किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। यदि किसी ने भी हाथ नहीं उठाया तो दो स्थितियां होंगी, या तो सबको एकदम आसानी से समझ में आया, या किसी को समझ नहीं आया। अब इसको सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक क्या करते हैं? फिर अपनी तरफ से प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। यादृच्छिकीकरण के अनुसार एकदम रैंडमली कुछ विद्यार्थियों से प्रश्न पूछेंगे। उन विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया तो शिक्षक को लग जाएगा, प्रतिपुष्टि क्या प्राप्त होगी, फीडबैक क्या मिलेगा कि हाँ, आप सभी ने समझ लिया है इस बात को। जब यह प्रतिपुष्टि प्राप्त हो गई, जो शिक्षक के लिए बेहद आवश्यक है, शिक्षक के लिए फीडबैक प्राप्त करना बहुत आवश्यक होता है ना। जैसे ही प्रतिपुष्टि प्राप्त हुई तो क्या होगा कि हाँ भाई, ये शिक्षण कार्य सफल हुआ, ये शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सफल हुई, इनके द्वारा किया गया अधिगम वास्तविक अधिगम है। बात स्पष्ट हुई यहां तक की? अब इस शिक्षण के मुख्यतः हम बात करें तो तीन पक्ष होते हैं। शिक्षण के मुख्यतः तीन पक्ष होते हैं। तीन पक्ष होते हैं, और हम कहें जो एक दूसरे से घनिष्ठता, जो एक दूसरे से घनिष्ठता के साथ जुड़े रहते हैं। जो एक दूसरे से घनिष्ठता के साथ जुड़े रहते हैं। कौन कौन से वो तीन पक्ष हैं? एक तीन पक्ष में एक पक्ष तो हो गए शिक्षक, एक पक्ष क्या हो गए? शिक्षक हो गए। आगे भी हम बात करेंगे शिक्षक को क्या कहते हैं? स्वतंत्र चर। शिक्षक क्या हो गए? शिक्षक हो गए स्वतंत्र चर। दूसरे कौन होंगे? दूसरे होंगे विद्यार्थी, अधिगम कर्ता, जो अधिगम कर रहा है, सीखने वाला, वो कैसा हो जाएगा? दूसरा पक्ष क्या हुआ? हम कहें विद्यार्थी, या इसको कहिए परतंत्र चर या आश्रित चर, अर्थात जो शिक्षक पर आश्रित है,
जो स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, उसको क्या कहा जाता है? वो विद्यार्थी क्या है? परतंत्र चर है। कैसा वेरिएबल है? जो दूसरे पर डिपेंड है, इंडिपेंडेंट नहीं है वो। बिंदु स्पष्ट हुआ? एक तीसरा पक्ष होता है, एक तीसरा चर होता है जिसको कहते हैं पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम, सिलेबस। ये क्या करेगा? जो जोड़े रखता है, शिक्षक और विद्यार्थी को जोड़े रखता है, इसको कहते हैं, ये क्या है? ये हस्तक्षेप चर है। ये हस्तक्षेप चर है। बातें मेरी यहां तक की आसानी से स्पष्ट हुई होंगी। तो शिक्षण में मुख्यतः ये तीन पक्ष होते हैं। एक शिक्षक है जो स्वतंत्र चर है, दूसरे विद्यार्थी हैं जो आश्रित चर है क्योंकि वो शिक्षक पर आश्रित होते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए उस कक्षा में। तीसरा क्या है? तीसरा है पाठ्यक्रम, जिस पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षक और विद्यार्थी आपस में जुड़े हुए हैं। तो इन तीनों पक्षों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होता है। ये तीनों घनिष्ठता के साथ जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। बात स्पष्ट हो गई? यदि आपको यह ध्यान ना रहे स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और हस्तक्षेप चर, तो अभी के लिए आप भूल भी सकते हैं, आगे आएगा तो हम फिर विस्तार से बात करेंगे। ध्यान क्या रखना है? शिक्षण में तीन पक्ष हैं, एक शिक्षक है, एक विद्यार्थी है और एक पाठ्यक्रम है। शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, इतना बिंदु स्पष्ट हुआ। अब इसी के संबंध में कुछ विद्वानों की परिभाषाएं हैं, उन विद्वानों की परिभाषाओं के अनुसार भी हम बात करेंगे और वहां से ये बिल्कुल अर्थ अब नहीं है कि आपको ये परिभाषाएं रटनी है, आपको ये परिभाषाएं रटनी नहीं है। इन परिभाषाओं से चीजें केवल समझनी है। बिंदु स्पष्ट है? इन परिभाषाओं से चीजें केवल आपको समझनी है कि इस विद्वान ने शिक्षण का अर्थ ये कहा है तो क्यों कहा है, इनके अनुसार क्या बातें हैं। समझ पाए यहां तक की बात? तो एक विद्वान क्लार्क के अनुसार हम बात करें तो क्लार्क ने शिक्षण के संबंध में क्या बात कही है? तो क्लार्क के अनुसार शिक्षण क्या है? जो विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाए। इन्होंने कहा कि विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए दी जाने वाली क्रिया शिक्षण है। क्या है? शिक्षण है। किसके अनुसार है ये बात? ये बात है क्लार्क महोदय के अनुसार। क्लार्क ने क्या कहा कि विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए जो क्रिया दी जाती है, जो काम किए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं? इससे क्या समझना है हमें क्लार्क की परिभाषा से, क्लार्क के कथन से? हम समझेंगे कि उन्होंने जीविकोपार्जन का नाम नहीं लिया है, अर्थात ये शिक्षण के, ये शिक्षा के वास्तविक अर्थ की बात कर रहे हैं। बिंदु स्पष्ट हुआ? तो क्लार्क ने कहा विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए जो क्रिया दी जाती है उसको शिक्षण कहते हैं। बिंदु स्पष्ट है? एक ध्यान रखेंगे हम B.O. स्मिथ के अनुसार। मैं केवल उन्हीं व्यक्तियों की परिभाषा को लेकर यहां बात कर रहा हूं जो आगे भी आपके सामने आते रहेंगे। B.O. स्मिथ। B.O. स्मिथ ने शिक्षण को लेकर क्या कहा? बातें वही है, सार वही है, निष्कर्ष वही है, लेकिन चीजों को प्रस्तुत करने का, चीजों को बताने का तरीका अलग है। जैसे ये अधिगम के संबंध में बात कहते हैं B.O. स्मिथ। B.O. स्मिथ ने क्या कथन कहा, क्या बात कही शिक्षण को लेकर? कि अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। B.O. स्मिथ के अनुसार जो क्रिया अधिगम को अभिप्रेरित करे, यानी कि जो सीखने के लिए, जो लर्निंग के लिए मोटिवेट करे, वो क्या है? वो टीचिंग है, वो शिक्षण है।
बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? जो लर्निंग करने के लिए प्रेरित करे वो क्या है? वो शिक्षण है। ये भी व्यापक अर्थ की बात हो गई। इन्होंने भी ये बात नहीं कि एक पाठ्यक्रम को पूरा करने की बात हो या जीविकोपार्जन की बात हो, जीवन यापन की बात हो, नौकरी करने की बात हो, व्यापार व्यवसाय करने की बात हो, नहीं। इन्होंने भी क्या कहा है कि जो लर्निंग करने के लिए मोटिवेट करे, ऐसी क्रिया क्या है? शिक्षण है। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? ये बीओ स्मिथ के अनुसार बात हो गई। यदि ऐसे जैसे मैं आपसे नाम ले रहा था एनएल पेज का, मैंने आपको जिक्र किया एनएल पेज का, एनएल पेज ने क्या कहा? एनएल पेज ने कहा कि ये कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षण, कला व विज्ञान, कला व विज्ञान दोनों है। इन्होंने इसको कला भी कहा है और इसको विज्ञान भी कहा है। जैसे इन्होंने कला क्यों कहा? एनएल पेज ने कला क्यों कहा है शिक्षण को? कला इसलिए कहा है कि शिक्षक अपने अनुभव से निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। एक शिक्षक भी तो विद्यार्थी है जीवन भर। यदि हम शिक्षा के व्यापक अर्थ की बात करें, वो कक्षा में शिक्षक है, लेकिन कक्षा में कक्षा कार्यक्रम के दौरान भी एक शिक्षक कुछ ना कुछ सीखता है। अपने शिक्षण कार्य के दौरान हुए अनुभव से सीखता है। जैसे एक कक्षा में शिक्षक ने कोई बिंदु विद्यार्थियों को स्पष्ट किया, कोई बिंदु है उसको लेकर उदाहरण दिए, विद्यार्थियों को किताबी उदाहरण जो सैद्धांतिक उदाहरण है उनसे चीजें नहीं समझ में आई, तो शिक्षक ने फिर क्या किया कि उन्हीं के आसपास समाज से व्यावहारिक उदाहरण उठाए और व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से चीजें समझाई। विद्यार्थियों को समझ में आ गया एकदम सरलता से, आसानी से। तो शिक्षक को क्या समझ में आया? शिक्षक ने क्या सीखा कि यदि हम विद्यार्थियों को व्यावहारिक उदाहरण देते हैं तो विद्यार्थियों को चीजें आसानी से, सरलता से समझ में आ जाती है। बात समझ पाए? ऐसे ही आप देखिए कि जितना शिक्षण कार्य कराते हुए शिक्षक को समय होगा, उनका शिक्षण कार्य उतना ही बेहतर होते जाएगा। विद्यार्थियों को समझने की जो क्षमता है वो बेहतर होते जाएगी। क्यों? क्योंकि अनुभव पर वो आधारित हो जाएगा। तो शिक्षण को कला कहने का एनएल पेज का अर्थ हुआ क्योंकि ये अनुभवों पर आधारित है। अनुभवों पर आधारित है। अब विज्ञान क्यों कहा? विज्ञान क्यों कहते हैं एनएल पेज कि शिक्षण विज्ञान है? विज्ञान कहने का सरल सा अर्थ है, विज्ञान का मतलब क्या होता है? विज्ञान का मतलब होता है कि जहां ज्ञान में क्रमबद्धता पाई जाए, जहां क्रमबद्धता पाई जाए, जिसका प्रयोग परीक्षण किया जा सके। बात समझ पा रहे? जिसका प्रयोग परीक्षण किया जा सके, जहां क्रमबद्धता पाई गई हो, जहां व्यवस्थित एक क्रमबद्धता है, उसके अनुसार ज्ञान प्राप्ति की जा रही है, वो क्या है? विज्ञान है। तो एनएल पेज ने कहा कि शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। कला इसलिए क्योंकि ये अनुभवों पर आधारित है और विज्ञान इसलिए क्योंकि इसमें क्रमबद्धता पाई जाती है। इसमें क्रमबद्धता पाई जाती है। बात स्पष्ट हुई यहां तक की? अभी तक हमने बात की है शिक्षा के व्यापक अर्थ को लेकर, संकीर्ण अर्थ को लेकर, फिर हमने शिक्षण के अर्थ को लेकर बात की है कि शिक्षण का अर्थ क्या है। शिक्षण के अर्थ को लेकर कुछ विद्वानों ने, जैसे क्लार्क ने, बीओ स्मिथ ने, एनएल पेज ने जो बात कही है उसके बारे में हमने बात की। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? चीजें आपको एकदम समझने के स्तर पर रखनी है। यानी कि जैसे 3 स्तर होते हैं, एक स्मृति स्तर है, एक बोध या अवबोध स्तर है और तीसरा होता है विमर्शी स्तर, या उसको बोलते हैं चिंतन मनन का स्तर, जिसमें मौलिक विचारों का विकास होता है। स्मृति स्तर का अर्थ हुआ कि जब चीजें, सूचनाएं, तथ्य, जानकारी आपको मस्तिष्क में अंकित करने हो, अपने स्मृति में धारित करने हो। बात समझ पाए? बोध या अवबोध स्तर का मतलब क्या हुआ? अंडरस्टैंडिंग लेवल का अर्थ क्या हुआ कि जब चीजें आपको समझनी हो। बात समझ पाए? अब तुलनात्मक रूप से देखिए
इसमें अधिगम दीर्घकालीन रहेगा। स्मृति स्तर, बोध स्तर या चिंतन मनन या विमर्शी स्तर इसको कहते हैं वो। तो जैसे आप स्मृति स्तर की बात करेंगे तो आप रोबोट नहीं है, कंप्यूटर नहीं है कि आपने पेन ड्राइव लगाई, डाटा स्टोर कर लिया, वो हमेशा रहेगा, उसका बैकअप क्लाउड पे भी रख लिया, ऐसे नहीं। जब हम अवबोध स्तर की बात करेंगे या बोध स्तर की बात करेंगे, यदि आपने चीजें व्यवहारिक होकर समझी हैं तो आप उनका प्रस्तुतिकरण भिन्न भिन्न तरीकों से कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा? जैसे आपने चीजें सीखी और उसको समझा अवबोध स्तर पर, फिर आपने उस बिंदु को लेकर आपके स्वयं के मौलिक विचारों का विकास हुआ, वो किस स्तर की बात आ जाएगी? वो विमर्शी स्तर की बात आ जाएगी। तो विमर्शी स्तर पे तब जब आप स्वयं के, विद्यार्थी के स्वयं के मौलिक विचारों का विकास होता है, वो अपने विचार किसी बिंदु को लेकर रख पाता है, अपने विचार प्रस्तुत कर पाता है। बात यहां तक की स्पष्ट हो गई? चलिए अब कुछ बातें करते हैं मनोविज्ञान को लेकर। तो मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, पहले वही जानेंगे। मनोविज्ञान का अर्थ, आप में से जो बीएड जिन्होंने किया होगा उन्होंने वहां भी पढ़ा होगा मनोविज्ञान को लेकर। एक मनोविज्ञान अलग से पूरा विषय ही है। क्या हमें उस स्तर तक जाकर मनोविज्ञान का अध्ययन करना आवश्यक है, या हमें यहां केवल मनोविज्ञान उस स्तर तक समझने की आवश्यकता है जिसके द्वारा विद्यार्थियों को समझा जा सके? जैसे हम आगे इसमें बिंदु आपके पाठ्यक्रम में है ना कि विद्यार्थी कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, वो हमें पता कैसे चलेगा? जब हम बच्चों के मनोविज्ञान को समझेंगे। तो हमें क्या करना है? यहाँ हमें मनोविज्ञान में भी जो बालक का मनोविज्ञान है केवल उस तक सीमित रहना है। हमें शिक्षा मनोविज्ञान तक सीमित रहना है। बिंदु स्पष्ट हुआ? तो मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? मनोविज्ञान का, जैसे हम कहें मन धन जमा विज्ञान, मन धन जमा विज्ञान, यानी कि वह विज्ञान जिसके द्वारा मन और विभिन्न पहलुओं एवं विकारों का अध्ययन किया जा सके। बात समझ पाए? अर्थात हम कहें विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा मन और मन के विभिन्न पहलुओं और विकारों का अध्ययन किया जा सके, वो क्या है? वो मनोविज्ञान है, जो मन को समझ पाए। बात समझ पाए? आपने बीएड में पढ़ा होगा तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। कई लोगों के अनुसार अरस्तु कहते हैं कि ये आत्मा का विज्ञान है, या फिर आता है मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान है। बात समझ पाए? वो सारी चीजें। लेकिन यहां हमें कहां तक सीमित रहना है कि हम उस स्तर तक पढ़ें जिससे हम विद्यार्थी के मनोविज्ञान को समझ पाएं। एक शिक्षक के लिए जितना आवश्यक है उस बाल मनोविज्ञान को समझना, उस शिक्षा मनोविज्ञान को समझना, केवल उस स्तर तक हमें मनोविज्ञान के बारे में जानना है, पढ़ना है। बात स्पष्ट हो गई यहां तक की? तो एक बिंदु में यदि हमें मनोविज्ञान का अर्थ लिखना हो तो हम क्या कहेंगे कि वह विज्ञान जिसके द्वारा मन और विभिन्न पहलुओं एवं विकारों का अध्ययन किया जा सके, उसको क्या कहते हैं? उसको मनोविज्ञान कहते हैं। अब हमारे लिए, एक शिक्षक के लिए ये क्यों आवश्यक है? हमारे पाठ्यक्रम में ये क्यों है? तो हमने जैसे शुरुआत में बात की, हमारे पाठ्यक्रम में ये इसलिए है ताकि हम एक विद्यार्थी के स्तर पर उस विद्यार्थी के मनोविज्ञान को समझ सकें। क्यों आवश्यक है विद्यार्थी के मनोविज्ञान को समझना? क्योंकि मनोविज्ञान को यदि हम विद्यार्थी के समझे रहे होंगे, हम विद्यार्थी के मनोविज्ञान को यदि समझते होंगे, एक शिक्षक यदि अपनी कक्षा में उपस्थित विद्यार्थी की साइकोलॉजी को समझता होगा तो वो विद्यार्थी की अधिगम में आने वाली कठिनाइयों का निवारण आसानी से कर सकता है। बात समझ पाए? शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य जो मानवीय संबंध विकसित होता है वो इतना मजबूत होता है कि विद्यार्थी एक बार को अपने अभिभावक से अपनी समस्याएं नहीं शेयर करेगा, लेकिन जिस शिक्षक के साथ में उसका बॉन्ड है वो अपने शिक्षक के साथ में जरूर अपनी समस्याएं शेयर करेगा। बात समझ पाए?
होती हैं। हर स्तर पर, हर आयु वर्ग में भिन्न भिन्न समस्याएं हो सकती हैं। मानसिक तनाव हो सकता है, मानसिक स्तर पर विचारों की प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है। अब होता क्या है, यदि शिक्षक ने बालक के मनोविज्ञान को समझा है, क्योंकि शिक्षक का अंतिम उद्देश्य क्या है भाई, विद्यार्थी का कल्याण हो। शिक्षक का अंतिम हित क्या होता है, उसके विद्यार्थियों का हित। बात समझ पाए। अब यदि शिक्षक का विद्यार्थी किसी भी वजह से मानसिक स्तर पर किसी तनाव से ग्रस्त है, तो होगा क्या, होगा ये कि वो अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार तो नहीं ही होगा, यानी कि वो वास्तविक अधिगम तो नहीं कर रहा होगा। उसकी जो लर्निंग है वो एक्चुअल लर्निंग नहीं होगी, जिसको हम कह देते हैं कि शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित है लेकिन मानसिक रूप से उपस्थित नहीं है। यदि विद्यार्थी कक्षा में मानसिक रूप से उपस्थित नहीं है, तो जो शिक्षक का उद्देश्य है कि उसके सभी विद्यार्थियों का कल्याण हो, तो ये विद्यार्थी तो पीछे रह जाएगा। तो शिक्षक का जो हित है वो बाधित होगा, शिक्षक का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, शिक्षक अपने लक्ष्य में सफल नहीं होगा, प्राप्त नहीं कर पाएगा अपने लक्ष्य को। इसलिए शिक्षक क्या करते हैं, मतलब जैसे आप देखते होंगे कक्षा में शिक्षक डांटते हैं या विद्यार्थियों को कई बार कि भाई आप पढ़ो नहीं तो ये हो जाएगा, आप जीवन में क्या करोगे, इस तरीके की तमाम बातें बोलते हैं। शिक्षक का क्या हित है अपना, भाई पढ़ोगे तो अपने लिए, नहीं पढ़ोगे तो अपने लिए। लेकिन फिर भी मैं उसी आयु वर्ग की बात कर रहा हूं, आप सोच लीजिए 14 वर्ष तक, वहां तक आप देखेंगे शिक्षक को यदि आवश्यकता है कि विद्यार्थी को कुछ डांटने की, तो ये भी होता है, ये भी होता है। शिक्षक का क्या हित है, शिक्षक का सिर्फ इतना हित है कि उसके विद्यार्थी का कल्याण होना चाहिए। बात समझ पाए। ये कब संभव होगा कि विद्यार्थी के अधिगम में कोई कठिनाई आ रही है, विद्यार्थी किसी बिंदु को लेकर मानसिक स्तर पर यदि परेशान है, तो क्या होगा, यदि कोई हम कहें किसी मनोवैज्ञानिक बाधा से वो गुजर रहा है, उसके मानसिक स्तर पर विचारों की प्रक्रिया चल रही है जिसकी वजह से वो कक्षा में मानसिक रूप से उपस्थित नहीं है, शिक्षक अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाया, शिक्षक का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ, तो शिक्षक क्या कर, यानी कि वो पूरी जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो सफल नहीं हुई। बातें समझ पा रहे हैं आप यहां तक कि वो सफल नहीं हुई, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया असफल हो गई। यदि उस प्रक्रिया को सफल करना है, सफल करने के लिए आवश्यक है कि जो विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित हैं वो सक्रिय भागीदार हो इस प्रक्रिया में। बात समझ पाए। जैसे आप कहते हैं कभी कि भाई एक शिक्षक ने बहुत अच्छा पढ़ाया, शिक्षक बहुत अच्छा समझाते हैं, क्या शिक्षक अगर अच्छा समझाते और विद्यार्थी समझने को तैयार ना होते तो ये क्या पूरी प्रक्रिया सफल हो पाती, सफल नहीं हो पाती। तो जब जब आप ये कहते हैं कि शिक्षक ने बहुत अच्छा पढ़ाया, इसका अर्थ है कि आपने बहुत अच्छा सीखा। बात समझ पा रहे। याद वही बात रखनी है कि यदि विद्यार्थी की अधिगम की इच्छा शक्ति नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं सिखा सकती। बिंदु स्पष्ट हुआ। तो जब जब आप ये कहें कि किसी शिक्षक ने अच्छा पढ़ाया, उसके साथ मन में क्या कह लेना है कि हमने भी अच्छा पढ़ा है। बात समझ पाए, हमने भी अच्छा पढ़ा है। तो जब हम कहते हैं कि मनोविज्ञान को लेकर कि बालक के मन के स्तर पर जो विचार हैं, या यदि वो किसी बिंदु को लेकर तनाव में, आप छोड़िए, उदाहरण सोच लीजिए व्यवहारिक कि कोई बालक है, घर से सुबह आया है विद्यालय के लिए, पिताजी का मोबाइल उससे पानी में गिर गया या टेबल से गिर गया, डिस्प्ले फूट गई, वो चुप से रख के उसको विद्यालय आ गया। पूरे दिन दिमाग में तो उसके चलता रहेगा कि भाई आज घर जाके तो डांट पड़ेगी, हो सकता है मार भी पड़े। बात समझ पाए। अब क्या होगा कि उसके मानसिक स्तर पर उधेड़-बुन चल रही है, विचारों को लेकर उठापटक जारी है। तो उसके द्वारा जो अधिगम किया जाएगा, क्या वो अधिगम वास्तविक अधिगम होगा? तो आप क्या कहेंगे कि वो अधिगम वास्तविक अधिगम तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मानसिक स्तर पर विचारों की प्रक्रिया चलती रही, वो मानसिक रूप से कक्षा में उपस्थित नहीं था। बातें स्पष्ट हो गई। ये मनोविज्ञान को लेकर। अब जान लीजिए शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, हमारी जो ये पहली कक्षा है, ये पहली कक्षा आगे के सभी बिंदु आपको आसानी से समझ में आए, उसके लिए एक मजबूत नींव तैयार करेगी।
बात समझ पा रहे हैं? आज की कक्षा आगामी सभी कक्षाओं के लिए सुचारू रूप से चलने के लिए एक नींव तैयार करेगी, मजबूत नींव तैयार करेगी। इसलिए यहां से क्या करना है, चीजों को समझना है एकदम। जैसे आप यदि नोट कर रहे हो तो और नहीं कर पा रहे हो कि पीछे की स्लाइड वाला छूट गया, छोड़ दीजिए। ये जितनी चीजें हम लिखेंगे ये पीडीएफ के रूप में आपको क्लास नोट्स के रूप में मिल जाएंगी। एकदम संकट खत्म। तो क्या करना है, बस चीजें समझनी है, व्यावहारिक होकर समझनी है, प्रैक्टिकली चीजें सोचनी है कि हाँ वास्तव में ऐसा होता है या नहीं। जैसे हमने बालक का उदाहरण लिया कि घर से आया है, कोई गलती उससे हो गई, कोई भूल हो गई है उससे, और अब उसे उस बात का डर है कि घर जाकर डांट पड़ेगी। मान लीजिए ऐसा है कि घर जाकर डांट पड़ेगी, बालक इस बात को लेकर भयभीत है, तो उसके द्वारा जो अधिगम किया जाएगा वह वास्तविक तो होगा नहीं। अब आप इसमें अपना उदाहरण लेकर सोच सकते हैं, मतलब बस व्यावहारिक होकर आपको सोचना है। तो हमने मनोविज्ञान को लेकर बात की। अब हमें समझना जो है वो समझना है शिक्षा मनोविज्ञान। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे समझने के लिए। आप एक शिक्षक बनेंगे तो उसके लिए आपको ये आवश्यक है जानना। बात समझ पाए? अब शिक्षा मनोविज्ञान का तात्पर्य क्या हुआ? शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब हुआ, देखो मनोविज्ञान और उसके साथ में क्या जोड़ दिया है, शिक्षा। मनोविज्ञान हमने समझा कि मन का विज्ञान, मन में चलने वाले जो विकार हैं, मन को समझने के या मन के जो विभिन्न पहलू हैं उनको समझने वाला विज्ञान क्या है, मनोविज्ञान है। उसके साथ में हमने जोड़ दिया शिक्षा। जैसे शिक्षा जोड़ा तो दो बिंदु इसमें शामिल हैं, शिक्षण और अधिगम। शिक्षण और अधिगम, तो शिक्षण और अधिगम को लेकर या शिक्षण और अधिगम के स्तर पर हमें मनोविज्ञान को समझना है, जिसको हम एक साथ क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान का तात्पर्य क्या हुआ कि शिक्षण और अधिगम, यदि इसमें कोई कठिनाई आती है, इस प्रक्रिया में कोई बाधा आती है, तो उस प्रक्रिया को सुधारने के लिए जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? एक बालक कक्षा में उपस्थित है और वो अधिगम की गलत दिशा में है, तो उसको अधिगम की वास्तविक दिशा में लाने के लिए, अधिगम की सही दिशा में लाने के लिए हम जिन सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? तो यदि हम कहें शिक्षा मनोविज्ञान का तात्पर्य क्या हुआ, तात्पर्य शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया को अधिगम की प्रक्रिया को सुधारने, बेहतर करने के लिए, सुधारने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने से है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने से है। करने से है। यह शैक्षिक परिस्थितियों, यह शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। इस बिंदु पर ध्यान देना है। अध्ययन करता है। अब इसके अनुसार समझिए, शिक्षा मनोविज्ञान हमने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान का तात्पर्य क्या है, शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए, सुधारने के लिए जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। यानी कि किसी भी स्तर पर, शिक्षण के स्तर पर और शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है, अधिगम के स्तर पर यदि किसी भी प्रकार की कोई बाधा है, कोई भी बैरियर है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आ रहा है, तो उसको दूर करने की आवश्यकता है।
तब जाकर अधिगमकर्ता का अधिगम वास्तविक अधिगम होगा और शिक्षण की प्रक्रिया सफल होगी। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि ये क्या करेगा, जो शैक्षिक परिस्थितियां हैं, किन परिस्थितियों में, शैक्षिक परिस्थितियों में, शैक्षिक परिस्थितियों का सीधा सा मतलब हुआ कि भाई जहां शिक्षण कार्य हो रहा है ऐसी परिस्थितियों में। शिक्षण कार्य कहां होगा, संस्थान में, विद्यालय में। बात समझ पा रहे हैं? तो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार की, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति का व्यवहार कैसा है उसका अध्ययन क्या करता है, शिक्षा मनोविज्ञान। एक बालक का बिहेवियर कक्षा में कैसा है, यह शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। बिंदु स्पष्ट हुआ? शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थी का व्यवहार कैसा है। अब हम यहां व्यक्ति के स्थान पर विद्यार्थी यदि कर देते हैं, शैक्षिक परिस्थिति है यानी कि शिक्षण कार्य चल रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में विद्यार्थी का व्यवहार कैसा है, इस बात का अध्ययन किसमें किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। इस अध्ययन करने से क्या होगा, इस अध्ययन करने से यह होगा कि यदि बालक किसी भी स्तर पर अधिगम की प्रक्रिया में बाधा महसूस कर रहा है तो उसका निवारण करना आवश्यक है। उसका निवारण कौन करेगा, तो कक्षा में नियंत्रक की भूमिका में कौन होते हैं, नेतृत्व की भूमिका में कौन होते हैं, शिक्षक होते हैं। तो उसका निवारण करने की जिम्मेदारी किसकी है, शिक्षक की है। शिक्षक कैसे जान पाएंगे कि विद्यार्थी किसी बाधा में है, अधिगम में कठिनाई आ रही है, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। बात समझ पा रहे हैं? इतना बिंदु स्पष्ट हुआ? तो यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान आपको ध्यान रखना है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या हुआ, हम कहेंगे कि शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थी के या अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करता है शिक्षा मनोविज्ञान। बात आसानी से समझ में आई होगी। शिक्षा मनोविज्ञान में दो बिंदु महत्वपूर्ण हैं, वो ध्यान रखना है। एक तो शिक्षण यानी कि टीचिंग, और अधिगम यानी सीखना यानी कि लर्निंग की प्रक्रिया। बिंदु स्पष्ट है? अब जब शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के या विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन ये करता है तो शिक्षक को सहज ही किन बातों का बोध हो जाएगा, किन बातों का पता चल जाएगा, उन बातों का पता चल जाएगा कि कौन से विद्यार्थी कक्षा में प्रतिभाशाली हैं, कौन से विद्यार्थी कक्षा में प्रखर बुद्धि के हैं, कौन से विद्यार्थी कक्षा में औसत बुद्धि के हैं, या कौन से विद्यार्थी कक्षा में औसत से कम बुद्धि के हैं, या मैं और कठिन शब्द का प्रयोग करके कह दूं तो कौन से विद्यार्थी कक्षा में मंद बुद्धि के हैं। बात समझ पाए आप यहां तक की? तो शिक्षा मनोविज्ञान से क्या पता चल जाएगा शिक्षक को, तो हम कहें कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को प्रतिभाशाली बालकों या विद्यार्थियों व मानसिक रूप से मंद बालकों को समझने में सहायक है। आपने देखा होगा, जैसे आपके पाठ्यक्रम में भी एक बिंदु है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या जो स्पेशल एजुकेशन वाले आप में से यदि कोई विद्यार्थी होंगे तो यानी कि उन विद्यार्थियों की कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं, अधिगम करने के लिए कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं। ये सारी चीजें यदि एक कक्षा है, उस कक्षा में प्रखर बुद्धि के जो विद्यार्थी हैं उनकी कुछ आवश्यकताएं हैं, जो औसत बुद्धि के विद्यार्थी हैं उनकी कुछ आवश्यकताएं हैं, जो औसत से भी कमतर बुद्धि के विद्यार्थी हैं उनकी भी कुछ आवश्यकताएं हैं। तो शिक्षक को करना क्या है, शिक्षक की जिम्मेदारी क्या है कि भाई सबको साथ लेकर चलना है, पूरी कक्षा साथ चलेगी, पूरी कक्षा को साथ लेकर चलना है। आपने जब जैसे बीएड जिसने किया होगा, उन्होंने जब शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर, वहां भी आपके पाठ्यक्रम में है, जब वहां उसका अधिगम करते हैं तो वहां देखते हैं कि हमको ग्रेड बताए जाते हैं, आईक्यू लेवल हमको पढ़ना होता है। उस आईक्यू लेवल के अनुसार जो प्रखर बुद्धि वाले विद्यार्थी हैं उनकी विशेष जो आवश्यकताएं होती हैं वो जाननी होती हैं।
बातें समझ पाए आप यहां तक की? तो कक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षक को किस बात का बोध हो जाता है, क्या बात पता चल जाती है कि कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों में से कौन से विद्यार्थी प्रखर बुद्धि के हैं, कौन से विद्यार्थी औसत बुद्धि के हैं और कौन से विद्यार्थी औसत से कम बौद्धिक क्षमता रखते हैं, या हम ये कह दें मंद बुद्धि के हैं। बिंदु यहां तक की स्पष्ट हुआ? यहां तक में कोई समस्या नहीं। अब इसके माध्यम से क्या होगा कि बालकों की, विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं, अब शिक्षक इस मनोविज्ञान के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को समझ गए हैं। अब इसके माध्यम से समझने से क्या होगा कि भाई उनके अधिगम में जो कठिनाई आ रही है, उनको अधिगम की जो सही दिशा है उस पर लाना है। उस अधिगम में उनके विद्यार्थियों की जो कठिनाई उत्पन्न हो रही है, उस कठिनाई का बोध किसको होगा? शिक्षक को होगा। तो ये शिक्षक की जिम्मेदारी है कि विद्यार्थी की उस शंका का या उन कठिनाइयों का, समस्याओं का शिक्षक क्या करे? समाधान करे। लेकिन उन समस्याओं के विवेचन तक पहुंचने के लिए, उनके विश्लेषण करने के लिए आवश्यकता क्या है? पहले उन समस्याओं के बारे में शिक्षक को पता हो। शिक्षक को पता कैसे होगा? शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से। तो एक बिंदु क्या लिख सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो शिक्षा की समस्याओं का विवेचन विश्लेषण एवं समाधान करता है। बात स्पष्ट हो गई यहां तक की? विश्लेषण का मतलब क्या हुआ? एक को अनेक करना, यानी कि गहराई से उस बिंदु को समझना, उस कठिनाई को समझना जिसकी वजह से बालक के, विद्यार्थी के अधिगम में बाधा उत्पन्न हो रही है। बात स्पष्ट आ गई? तो शिक्षा मनोविज्ञान कौन सा विज्ञान हुआ? वह विज्ञान है जो शिक्षा की समस्याओं का विवेचन करता है। बात समझ पाए? विश्लेषण करता है, एक को अनेक करता है। दो बिंदु हैं, एक होता है विश्लेषण, एक होता है संश्लेषण। संश्लेषण जोड़ना, अनेक को एक करना, विश्लेषण एक को अनेक करना। बात समझ पाए? यानी कि जैसे कहते हैं ना कि बाल की खाल निकाल लेना, वो क्या है? विश्लेषण है। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? तो विश्लेषण करना, और जब विश्लेषण करेंगे, जब हम उस बिंदु पर पहुंचेंगे तो उसका समाधान करना। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है? जाएंगे, सीधे उपचार शुरू कर देते हैं, या पहले उस समस्या की पहचान करते हैं, पहले वो उस समस्या को डायग्नोस करते हैं, उसके बाद उपचार शुरू होता है। बात समझ पा रहे हैं? इसी तरह शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? शिक्षा मनोविज्ञान वो विज्ञान हुआ जो शिक्षा की समस्याओं का विवेचन करता है, शिक्षा की समस्याओं का विश्लेषण करता है और तब जाकर उनका समाधान करता है। यानी कि पहले डायग्नोस करनी है समस्या, उसके बाद में उसका उपचार करना है। बात समझ पाए? तो पहले शिक्षक को क्या होगा? शिक्षक को आवश्यकता क्या होगी कि पहले वो विद्यार्थी के अधिगम में आने वाली कठिनाई को समझे कि वो कठिनाई का मूल क्या है। मान लीजिए बालक कहता है कि सर मुझे गणित समझ ही नहीं आता है, मुझे गणित ही समझ नहीं आता। तो पहले तो ये समस्या है ना कि गणित समझ क्यों नहीं आता। बात समझ पाए? उसके बाद में इसका उपचार शुरू होगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? शिक्षा मनोविज्ञान वही करता है कि जो बालक के अधिगम में कठिनाई आ रही है, उस कठिनाई का वो विश्लेषण करता है। बातें समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? उस कठिनाई का विश्लेषण करता है, शिक्षा की समस्या का विवेचन करता है, तब जाकर समाधान करता है। समाधान कौन करेगा फिर बालक के अधिगम की कठिनाई का? शिक्षक करेंगे। बिंदु स्पष्ट हुआ शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर। एक बात हम शिक्षा मनोविज्ञान में और कह सकते हैं, जैसे हमने यहां समझा कि समस्या का विवेचन करना है, विश्लेषण करना है, अर्थात यह भी तो इसका अर्थ हुआ कि विद्यार्थी को यदि मानसिक स्तर पर कोई कठिनाई है अधिगम में,
जैसे हमने उदाहरण लिया कि बालक विद्यालय आ रहा था, उससे पहले पिताजी का मोबाइल टूट गया उससे। अब ये क्या होगा, ये उसके मानसिक स्तर पर एक बाधा उत्पन्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि विचार एकदम चल रहे हैं कि घर जाकर क्या होगा, आज तो भगवान बचाए। बात समझ पा रहे हैं? तो बालक के मन में तो निरंतर ये विचार चलते रहेंगे कि आज घर जाकर डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी या मैंने नुकसान कर दिया है या जो भी हुआ है। तो ये क्या हुई, ये उसकी मानसिक कठिनाई हो गई अधिगम में। और ये जो मानसिक स्तर पर चलने वाले विचार हैं, ये उसको अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनने से रोकते रहेंगे। बिंदु स्पष्ट हुआ? या इसके इतर सोच लीजिए, मानसिक स्तर पर नहीं, हम कह दें शारीरिक स्तर पर। शारीरिक स्तर पर बच्चे के पैर में चोट लगी है, बालक के पैर में चोट लगी है, उसको पैर में दर्द है, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, दांत में दर्द है, कुछ भी हो सकता है। शारीरिक स्तर पर कोई कठिनाई है, उसको, वो पीड़ा में है। आप उससे अपेक्षा करेंगे कि उसके द्वारा किया गया अधिगम वास्तविक अधिगम हो? उसके द्वारा किया गया अधिगम वास्तविक अधिगम हो? क्या आप ये विद्यार्थी से अपेक्षा करेंगे? नहीं करेंगे, वो होगा भी नहीं। ऐसे में यदि शारीरिक पीड़ा में कोई बालक है, उसके द्वारा किया गया अधिगम वास्तविक अधिगम नहीं होगा। अच्छा, ये विद्यार्थी के स्तर पर हमने सोचा। अभी हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, तो विद्यार्थी के स्तर पर ये चीजें नोट करेंगे। आप इसको व्यावहारिक होकर सोचिए, शिक्षक के स्तर पर सोचिए कि शिक्षक घर से निकले और किसी वजह से परिवार में कोई झगड़ा हुआ है, किसी भी बिंदु को लेकर शिक्षक मानसिक तनाव में है, तो क्या शिक्षक के द्वारा किया गया शिक्षण कार्य प्रभावी होगा, वास्तविक होगा? आप पाएंगे नहीं। शिक्षक क्या अपना, जिसको हम कहते हैं 100% देना, क्या 100% दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? यदि शिक्षक मान लिया शारीरिक पीड़ा में है किसी में, तो क्या वो अपना 100% दे पाएंगे? क्या उनका शिक्षण प्रभावी होगा? तो आप कहेंगे उनका शिक्षण प्रभावी नहीं होगा। और यही काम आता है, जो मानसिक स्तर की बात हमने की ना, यही काम आता है हेनेल पेज वाली बात, अनुभव। अनुभव कि शिक्षक इस बात में समय के साथ साथ धीरे धीरे सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, एकदम शिक्षक अभ्यस्त हो जाते हैं इस चीज के कि मेरा निजी जीवन अलग है और मेरा ये जीवन जो विद्यार्थियों के लिए है, जो कक्षा में है, ये अलग है। आप समझ पाए? लेकिन फिर भी यदि हम शिक्षण प्रक्रिया के वास्तविक रूप से सफल होने की बात करेंगे, तो वो सफल तो नहीं होगी। यदि 1% भी शिक्षक अपनी उस मानसिक तनाव से प्रभावित हुआ कक्षा के दौरान, तो वो शिक्षण की प्रक्रिया सफल नहीं होगी। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मानव स्वभाव है, यदि मानसिक स्तर पर कोई प्रक्रिया चल रही है, विचार चल रहे हैं और हम उससे प्रभावित ना हो, ये तो नहीं ही हो सकता है। बात समझ पाए आप यहां तक की? तो एक बिंदु और इसमें अंतिम नोट कर लेंगे, क्या कहेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों की, हम कह सकते हैं यह विद्यार्थियों की मानसिक, इसमें नैतिक भी शामिल कर सकते हैं, मानसिक, नैतिक एवं शारीरिक क्षमताओं को निर्धारित करके और उन क्षमताओं के अनुसार, इसके अनुसार उचित शिक्षा की व्यवस्था करने में सहायता पहुंचाता है। याद कीजिए वही उदाहरण जो हमने लिया कि शिक्षक को एक बात अपने शिक्षण कार्य के दौरान हुए अनुभव से समझ में आई कि विद्यार्थियों को जितने व्यवहारिक उदाहरण दिए जाएं, तो वो विद्यार्थियों को आसानी से याद रहते हैं। ऐसे में उनके द्वारा किया गया जो अधिगम है, वो दीर्घकालीन होता है। शिक्षक को यह बात समझ में आई शिक्षण कार्य के दौरान हुए अनुभव से ही। बात समझ पाए? अब ये कैसे हुआ, यानी कि यहां भी क्या हुआ कि शिक्षक ने विद्यार्थियों के मनोविज्ञान को समझा कि भाई यदि हम इनको सैद्धांतिक उदाहरण देते हैं तो चीजें नहीं समझ आती हैं, दीर्घकालीन अधिगम नहीं होगा। तात्कालिक हो सकता है, उस समय समझ में आ जाए, लेकिन लंबे समय तक तो चीजें याद नहीं रहेंगी। लेकिन जब व्यवहारिक उदाहरण की बात लेते हैं, तब क्या होगा,
कि इनको व्यवहारिक उदाहरण एकदम समझ में आ जाते हैं, आसानी से समझ में आते हैं और दीर्घ काल तक रहेंगे याद इनको। ये क्या हुआ? ये शिक्षण कार्य के दौरान अनुभव से शिक्षक को समझ में आया। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है कि बच्चों की कक्षा में उपस्थित जो विद्यार्थी हैं उनकी मानसिक क्षमताएं क्या हैं। अब इन सारी प्रक्रियाओं को, ये जितनी श्रृंखला की हमने बात की, सारे बिंदुओं की ले जाकर जोड़ दीजिए प्रत्यक्ष वार्तालाप से। यदि प्रत्यक्ष वार्तालाप नहीं होगा तो क्या शिक्षक को विद्यार्थियों के मनोविज्ञान के बारे में जानकारी होगी? नहीं हो पाएगी। शिक्षक को विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में जानकारी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तब क्या होगा कि उनके लिए, यदि हम ये कहें शिक्षा की व्यवस्था अलग तरीके से करनी है, अलग शिक्षण पद्धति अपनानी है, अलग तकनीक के माध्यम से, अलग टैक्टिक्स के माध्यम से उनको शिक्षा देनी है, यह संभव ही नहीं हो पाएगा। बात समझ पाए? तो जो शिक्षण पद्धतियां होती हैं, जो शिक्षण के टीचिंग के मेथड होते हैं, उन मेथड में यदि संशोधन करने की आवश्यकता होती है, समय के अनुसार होते हैं, तो यदि वो प्रत्यक्ष वार्तालाप नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। बात समझ पा रहे हैं आप? यहां तक इतना बिंदु स्पष्ट हुआ। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या व्यवस्था करता है? शिक्षा मनोविज्ञान यही तो करता है कि विद्यार्थी की मानसिक या नैतिक, या हम कह दें उसकी शारीरिक क्षमताओं के अनुसार उसके लिए क्या हो? उचित शिक्षा की व्यवस्था हो। ये कौन सहायता करता है? शिक्षा मनोविज्ञान सहायता करता है। इसी बात को हम उनके साथ में पढ़ लेते हैं जो प्रखर बुद्धि के विद्यार्थी हैं। प्रखर बुद्धि के विद्यार्थी कहने का मतलब हुआ, सामान्य रूप से आप समझ लीजिए, जिनका आईक्यू लेवल, जिनका जो आईक्यू लेवल है वो मान लीजिए 120 से ऊपर है, 120 से ऊपर है, वो प्रखर बुद्धि के विद्यार्थी हुए। वो प्रतिभाशाली विद्यार्थी, अद्वितीय हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। अब ऐसे विद्यार्थियों को, जो कक्षा के अन्य विद्यार्थी हैं, उनके साथ में अधिगम कराया जाएगा। तो दूसरा बिंदु ये भी तो हो सकता है कि भाई उनके समय की भी तो बर्बादी है, उनकी क्षमताओं के साथ उचित न्याय भी तो नहीं हो रहा है। बात समझ पाए? उनकी क्षमताओं का पूर्ण प्रयोग नहीं किया जा रहा, क्योंकि जो ऐसे प्रखर बुद्धि के विद्यार्थी होंगे वो चीजों को जल्दी सीख लेंगे, चीजों को जल्दी सीख लेंगे। तो यानी कि ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो इनकी शैक्षिक व्यवस्था है वो अलग से की जाने की आवश्यकता होती है। इनके लिए शिक्षक भी ऐसे चाहिए जिनका आईक्यू लेवल भी उनके जैसा हो। बात समझ पा रहे हैं? ऐसे विद्यार्थी अपने निर्धारित पाठ्यक्रम को समय से पहला पूरा कर लेंगे। यदि वो समय से पहला पूरा कर लेते हैं तो ऐसे विद्यार्थियों को एक वर्ष में एक से अधिक कक्षा उत्तीर्ण करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें आती कहां से हैं? ये सारी बातें आती कहां से हैं? तो शिक्षा मनोविज्ञान से आती हैं। बात समझ पा रहे हैं? ये सारे बिंदु निकल कर कहां से आते हैं? तो ये सारी बातें आती हैं शिक्षा मनोविज्ञान से ही। बात आसानी से समझ में आ गई शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर। अब सरल शब्दों में हम यदि कहें, मैं कंक्लूड कर देता हूं शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या हुआ। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ हुआ कि इसके माध्यम से शिक्षक को अपनी कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों को समझने में सहायता होती है। शिक्षक अपनी कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों को समझ पाते हैं। जब शिक्षक अपनी कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों को समझ लेते हैं तो उन्हें अधिगम में, जो अधिगम की प्रक्रिया है, उसमें वास्तविक अधिगमकर्ता के रूप में परिवर्तित करना सरल होता है, आसान होता है। जब शिक्षक को यह समझ में आ जाएगा कि मेरी कक्षा के विद्यार्थियों का मनोविज्ञान कैसा है, वो किस बिंदु पर कक्षा अव्यवस्थित हो सकती है। आप समझ पा रहे हैं? किस बिंदु से या किस कारण से, किस वजह से कक्षा अव्यवस्थित हो सकती है, तो वो उन बिंदुओं को दूर करेंगे, उनका निराकरण करेंगे, उनका निदान करके रखेंगे। लेकिन ये सारी चीजें आएंगी कहां से? तो ये पता चलती हैं शिक्षा मनोविज्ञान से। बात समझ पाए? तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? हम कहेंगे शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में एक बालक के, एक विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन करता है। बिंदु स्पष्ट हुआ कि शैक्षिक परिस्थितियों में उसका व्यवहार कैसा है, शैक्षिक परिस्थितियों में उसका बिहेवियर कैसा है। बिंदु स्पष्ट हुआ। शिक्षा मनोविज्ञान हम कहेंगे कि शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है,
जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है, उस शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है उसको शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का तात्पर्य किससे हुआ? शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया, अधिगम की प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है वो शिक्षा मनोविज्ञान है। आप ऐसे समझ लीजिए, आप पाएंगे जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे शिक्षक क्या करते हैं कि भाई इस बिंदु को समझ लो, यहां से प्रश्न आएगा परीक्षा में, विद्यार्थी एकदम सक्रिय हो गए, लेकिन वो था क्या? वो एक तरीका था, वो एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत था कि ऐसा करने से विद्यार्थी सक्रिय भागीदार हो जाते हैं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में। या जैसे ही आप देखें शिक्षक ये कह दें कि इस बिंदु को समझ लो, इसके बाद मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कितना समझ में आया, तो आप पाएंगे सारे विद्यार्थी एकदम एक्टिव हो जाते हैं, सारे विद्यार्थी एकदम एक्टिव हो जाते हैं। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? जैसे विज्ञान विषय वाले विद्यार्थी होते हैं, वो प्रयोगशाला में जाकर प्रयोग करते हैं, तो शिक्षक जब उन्हें समझा रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं कि भाई ये सारी चीजें समझ लो, फिर प्रयोगशाला में प्रयोग करके देखना है, तो जिसका प्रयोग सफल होगा उसको समझ में आया है। बात समझ पाए? तो विद्यार्थी क्या होता है? एकदम सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन ये सारी चीजें हैं क्या? ये सारी चीजें वही मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ही तो हैं। जैसे शिक्षक, कई बार आपने देखा होगा, कई बार शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षक नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे शिक्षक क्या कहते हैं? मैं नहीं जानता आपको इस बारे में कितना पता है। जैसे शिक्षक ने कहा ना, मैं नहीं जानता आपको इस बारे में कितना पता है, या शिक्षक ये कहे मैं नहीं जानता कि आपकी समझ कितनी है, जैसे ही ऐसा कहेंगे ना, विद्यार्थी एकदम क्या होता है? एकदम उसकी प्रतिक्रिया आती है, अरे हम कैसे नहीं जानते, हम कैसे नहीं समझ पाएंगे। या शिक्षक कहते हैं कि मैं नहीं जानता आप इस बात को कितना समझ पाएंगे, मैं नहीं जानता आप समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। एकदम विद्यार्थी क्या होता है? एकदम ऊर्जा का संचार होता है, कैसे नहीं समझ पाएंगे, आप समझाओ हम समझ लेंगे। लेकिन वो क्या है? वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। बात समझ पा रहे हैं? वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। उस सिद्धांत का प्रयोग करके ही क्या होता है कि शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको बेहतर किया जाता है, उसको बेहतर किया जाता है। बात यहां तक कि एकदम आसानी से स्पष्ट हुई होगी। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है ये समझ में आया, मनोविज्ञान क्या है ये समझ में आया, शिक्षण क्या है ये समझ में आया, शिक्षा क्या है ये समझ में आया। कुछ विद्वानों के अनुसार हमने बात कर ली, ठीक है। ऐसे ही हम शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में भी बात कर लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो विभिन्न विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, उन परिभाषाओं के माध्यम से क्या होता है ना, हमें चीजें समझ में आती हैं। जैसे हमने क्लार्क की बात की, क्लार्क ने शिक्षण को क्या कहा, हमने B.O. स्मिथ की बात की, उन्होंने शिक्षण को क्या कहा, हमने एनएल पेज के बारे में बात की कि उन्होंने शिक्षण के बारे में क्या कहा। ऐसे ही शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में विद्वान क्या कहते हैं उसको लेकर समझेंगे, वहां से भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान को समझने में सहायता होगी। रटना नहीं है कि आप एकदम नोट्स लेकर बैठ जाएं कि इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, सारी परिभाषाएं रट डालूंगा। रटना नहीं है। बात समझ पाए? केवल इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि आपको शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर और अधिक स्पष्टता हो। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं, जैसे हम बात करें, सबसे पहले यहां भी हम वही करेंगे कि जिन व्यक्ति विशेष का नाम, जिन विद्वानों का नाम आगे तक आपके सामने आता रहेगा, जिनका नाम ध्यान रखना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, हम उनकी बात कर लेंगे। जैसे एक हम सबसे पहले बात करते हैं स्किनर महोदय के अनुसार। ये सारे ऐसे नाम हैं कि यदि आपने, हम ये कहते हैं शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा किया होगा या आपने B.Ed किया होगा, तो आपने इनका नाम वहां भी सुना होगा, आपके पाठ्यक्रम में वहां भी इनका नाम विद्वानों का आया होगा। तो प्रयास ये रहेगा कि जिनका नाम आपने पहले भी सुना है, जिनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, उनके बारे में ही, उनकी जो कथन है, उनकी जो परिभाषाएं, उनके जो विचार हैं, उनको हम यहाँ शामिल करें। बिंदु स्पष्ट हुआ? तो जैसे शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में स्किनर ने क्या कहा, स्किनर ने यह कहा कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, ये मनोविज्ञान की वो शाखा है जो शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया का अध्ययन करती है, जो सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन करती है। वो क्या है?
शिक्षा मनोविज्ञान है। किसके अनुसार? स्किनर के अनुसार। मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की, वह शाखा है जो सीखने और सिखाने यानी कि सीखने यानी कि लर्न करना, लर्निंग, अधिगम, और सिखाने यानी कि शिक्षण। बात समझ पाए? यानी कि शिक्षण। तो ये हो गया अधिगम, लर्निंग, वो हो गया शिक्षण यानी कि टीचिंग। ठीक है, जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। अध्ययन करती है। ये किसके अनुसार है? ये स्किनर महोदय के अनुसार है शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। तो स्किनर ने क्या कहा? शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो अधिगम और शिक्षण की जो प्रक्रिया है, सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है, उसका अध्ययन करती है। बात समझ पाए? अब सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन का मतलब क्या हुआ कि विद्यार्थियों को किस बिंदु को लेकर या सीखने में क्या कठिनाई आ रही है, विद्यार्थियों को सिखाने में क्या कठिनाई आ रही है, शिक्षण में क्या कठिनाई आ रही है, अधिगम में क्या कठिनाई आ रही है। बिंदु स्पष्ट हुआ? ये किसके अनुसार है? स्किनर के अनुसार। यदि क्रो एंड क्रो के अनुसार बात की जाए, ये नाम भी आपने पहले सुना होगा, बीएड के दौरान भी और डिप्लोमा के दौरान भी। क्रो एवं क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के जो अधिगम के अनुभव होते हैं, जो लर्निंग के एक्सपीरियंस होते हैं, उनका विवरण एवं व्याख्या प्रस्तुत कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान। कब से? एकदम ध्यान रखना है कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक। ये किसके अनुसार है? क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एवं क्रो के अनुसार इन्होंने क्या कहा? क्रो एवं क्रो ने कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम के अनुभवों, लर्निंग के एक्सपीरियंस जो है, अधिगम के अनुभवों का विवरण एवं व्याख्या प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत करता है। कौन प्रस्तुत करता है? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान। एक व्यक्ति है ट्रो। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने उन शैक्षिक परिस्थितियों की बात की है, उन शैक्षिक परिस्थितियों का जो मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है उसके बारे में बात की। तो ट्रो ने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? वो शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करता है। ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों, इसको लेकर हमने बात की। शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। क्या है शिक्षा मनोविज्ञान? शिक्षा मनोविज्ञान जो शैक्षिक परिस्थितियां हैं उनके मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। किसके अनुसार है ये बात? ये बात है ट्रो के अनुसार। बिंदु स्पष्ट है?
एक स्टीफन, ये नाम शायद आपके पाठ्यक्रम में उस समय ना रहा हो, लेकिन ध्यान रखना है ये। स्टीफन ने क्या कहा? तो स्टीफन ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान हम कहें शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। क्रमबद्ध अध्ययन है। बिंदु स्पष्ट हुआ? ऐसे ही आप जब पुस्तक में पढ़ेंगे तो पुस्तक में आपको एक विद्वान का नाम मिलेगा जिनका नाम है थॉर्नडाइक। ये आपको ध्यान भी रखना है। और हम अंतिम परिभाषा की बात करते हैं। थॉर्नडाइक, ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, आपके पाठ्यक्रम में पहले भी रहा है और आगे भी इनका जिक्र आता रहेगा। तो ये क्या कहते हैं कि शिक्षा से संबंधित जो संपूर्ण व्यवहार है और व्यक्तित्व है, वो सारी चीजें शिक्षा मनोविज्ञान में शामिल होती हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आती हैं। बिंदु स्पष्ट हुआ? थॉर्नडाइक क्या कहते हैं? थॉर्नडाइक कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यानी कि वही शैक्षिक परिस्थितियों में जो बालक का व्यवहार है, वो सारी चीजें, बालक का जो व्यक्तित्व है, वो सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? शिक्षा मनोविज्ञान में आ जाती हैं। किसके अनुसार? थॉर्नडाइक के अनुसार। तो थॉर्नडाइक के अनुसार क्या लिख लेंगे अंतिम बात? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार, शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार एवं या और व्यक्तित्व, संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, या आप कह सकते हैं आता है, आ जाता है या आता है। बात समझ पाए? किसके अनुसार है? थॉर्नडाइक के अनुसार। जो पुस्तक आपको मिलेगी उसमें जेम्स ड्रीवर की परिभाषा होगी, सेंट्रोक की परिभाषा होगी, कॉलसनिक की परिभाषा आपको दी गई होगी। केवल पुस्तक से उसको रीडिंग के स्तर पर, यानी कि समझने के स्तर पर बस पढ़ लेना है। बातें समझ पाए? पढ़ने के स्तर पर चीजें समझने को लेकर पढ़ लेना है, रटना एकदम नहीं है, वो ध्यान रखना है। एकदम लिख लीजिएगा, अपनी जहां पढ़ते होंगे जो स्टडी टेबल होगी वहां सामने चिपका लीजिएगा, रटना मना है। पहले फिल्म आई थी ना, डरना मना है, ऐसे आप क्या लिख लेंगे? रटना मना है, रटना नहीं है। बात स्पष्ट हो गई? हमने आज क्या पढ़ा है? हमने आज शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम जो बिंदु है हमारा सबसे पहला, उसको पढ़ना शुरू किया है। ठीक है, उसमें हमने सबसे पहले शिक्षा के अर्थ को समझा, व्यापक अर्थ में, संकीर्ण अर्थ में शिक्षा का क्या अर्थ है वो समझा। फिर हमने शिक्षण के अर्थ को लेकर समझा कि शिक्षण का क्या अर्थ होता है, टीचिंग का क्या अर्थ होता है। फिर हमने उससे संबंधित जो विद्वान रहे हैं, जैसे हमने क्लार्क की परिभाषा देखी, हमने B.O. स्मिथ के बारे में जाना, हमने एनएल पेज के अनुसार जाना शिक्षण का क्या अर्थ है, वो सारी बातें की। फिर हम आए मनोविज्ञान पे कि मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है, हमने ये सीखा, मनोविज्ञान किसे कहते हैं वो बात की। फिर शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर हमने बात की कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक होता है अपने विद्यार्थियों के मनोविज्ञान को समझना, अपनी कक्षा के मनोविज्ञान को समझना क्यों आवश्यक होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ फिर हमने समझा। फिर सबसे अंत में शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो कुछ परिभाषाएं हैं विद्वानों के अनुसार, उसको लेकर हमने बात की। जैसे हमने स्किनर की परिभाषा को पढ़ा, हमने क्रो एवं क्रो की परिभाषा को देखा, हमने ट्रो की परिभाषा की बात की, स्टीफन की परिभाषा की बात की, और अंत में हमने थॉर्नडाइक की परिभाषा को लेकर पढ़ा। बात स्पष्ट है यहां तक की? इससे आगे हमें अधिगम को लेकर भी बात करनी है, लर्निंग को लेकर बात करनी है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति समझेंगे, उसके उद्देश्य समझेंगे, और जो स्कोप है एजुकेशनल साइकोलॉजी का या शिक्षा मनोविज्ञान का जो कार्य क्षेत्र है
उसको लेकर भी हमें बात करनी है। फिर हम अधिगम पर पहुंचेंगे, हमें अधिगम समझना है। बिंदु स्पष्ट हुआ। ये जो पृष्ठभूमि का निर्माण होगा अगली कक्षा में भी, एक हम ये कहें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को लेकर एक मजबूत नींव बनाने का जो हमने आज प्रयास किया है, ये कल भी जारी रहेगा अगली कक्षा में भी। उसके बाद में संपूर्ण कक्षाएं जितनी आपकी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में होंगी, बहुत आसानी से सरलता से आपको समझ में आएंगी। तो मैं ये पूरी उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई सारी बातें आपको आसानी से स्पष्ट हुई होंगी। मेरे साथ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ने में आपको आज रुचि आई होगी, कुछ नया आपने अवश्य ही सीखा होगा। तो मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।